कि आप एक वर्ल्ड टूर पर हैं लेकिन अपनी कुर्सी से हिले बिना। एक तरफ इंडिया और यूरोप के बीच अरबों डॉलर की डील्स हो रही हैं, हाँ, और दूसरी तरफ यूके एक छोटे से आइलैंड ग्रुप को 99 साल बाद वापस कर रहा है। थोड़ा कंफ्यूजिंग लगता है ना? बिल्कुल। बट डोंट वरी, आज हम इन सभी ग्लोबल इवेंट्स के पीछे की कहानी को समझेंगे। एग्जैक्टली हमारे पास कुछ बेहतरीन सोर्सेज हैं जो आज की जियोपॉलिटिक्स, ट्रेड और टेक्नोलॉजी की दुनिया को डिकोड करते हैं। आज हम इन सोर्सेज की गहराई में उतरेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम कवर करेंगे एड्रियाटिक सी की ज्योग्राफी, फिर ईयू इंडिया पार्टनरशिप, यूरोजोन का एक्सपेंशन, ईएफटीए टीपीए डील, उसके बाद नॉर्वे इंडिया, जर्मनी इंडिया और यूके इंडिया रिलेशंस। फिर हम यूएस इंडिया के एनर्जी, टेक और ट्रेड डायनामिक्स को भी एक्सप्लोर करेंगे। इट्स गोना बी अ जैम पैक्ड सेशन। रेडी हो? लेट्स अनपैक दिस। यूरोपीय मामले। टॉपिक नेम एड्रियाटिक सी, ब्रॉड माइक्रो थीम, यूरोपियन अफेयर्स। ओके, तो हुक से शुरू करते हैं। क्या आपको पता है कि यूरोप में एक ऐसी सी है जिसके किनारे 6 देश हैं और गेट दिस 1300 से ज्यादा आइलैंड्स हैं? वाओ, 1300, दैट्स अ लॉट। तो आसान शब्दों में एड्रियाटिक सी बेसिकली इटालियन पेनिनसुला और बाल्कन पेनिनसुला के बीच में लोकेटेड एक सी है। ये मेडिटेरेनियन सी का ही एक हिस्सा है। चलो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। इमेजिन कीजिए कि आप इटली में पिज्जा खा रहे हैं और आपको क्रोएशिया के ब्यूटीफुल बीचेस पर जाना है। ओके, जिस सी आप बोट से क्रॉस करेंगे वही है एड्रियाटिक सी। सिंपल है ना? बहुत सिंपल। चलो अब इसकी डिटेल डिस्कशन में जाते हैं। इंट्रोडक्शन। चलो मैप पर एक फैसिनेटिंग जगह से शुरू करते हैं, दी एड्रियाटिक सी। और इसका बैकग्राउंड क्या है? मतलब ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूरोप के कई इंपॉर्टेंट कंट्रीज को कमर्शियली और स्ट्रेटेजिकली कनेक्ट करती है। इसकी ज्योग्राफी समझना बहुत जरूरी है। राइट, तो इसके कोर लॉजिक पर आते हैं। लोकेशन क्या है इसकी? इसकी लोकेशन है इटालियन पेनिनसुला जो वेस्ट में है और बाल्कन पेनिनसुला जो ईस्ट में है, उनके बीच में। और ज्योग्राफी? मैंने सुना है इसका एक हिस्सा शैलो है और एक डीप। बिल्कुल, इसका नॉर्दर्न पार्ट सबसे शैलो है यानी उथला, और सदर्न पार्ट सबसे डीप यानी गहरा। और आइलैंड्स का क्या? आपने 1300 बताए थे। हाँ, 1300 से ज्यादा आइलैंड्स हैं जिसमें से ज्यादातर ईस्टर्न क्रोएशियन कोस्ट पर हैं। वाओ। और कनेक्टिविटी? ये आयोनियन सी से स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो के थ्रू कनेक्ट होता है और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है, समझे? गॉट इट। और बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन से 6 देश हैं? इसके किनारे 6 देश हैं, इटली, स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया एंड हर्जेगोविना, मॉन्टेनेग्रो और अल्बानिया। ये नाम याद रखना। ठीक है, अब इसका यूपीएससी प्रीलिम्स रेलेवेंस क्या है? देखो, मैप बेस्ड क्वेश्चंस के लिए ये सेक्शन सुपर इंपॉर्टेंट है। बॉर्डरिंग कंट्रीज का सीक्वेंस पूछ सकते हैं या स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो की लोकेशन। ओके, तो इसका कंक्लूजन क्या निकलता है? कंक्लूजन ये है कि द एड्रियाटिक सी सिर्फ एक वाटर बॉडी नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रैटेजिक, इकोनॉमिक और टूरिस्ट हब है जो यूरोप के 2 इंपॉर्टेंट रीजन्स को जोड़ता है। चलिए अब कुछ क्रॉस क्वेश्चनिंग करते हैं। पहला सवाल, एड्रियाटिक सी को आयोनियन सी से कौन सा स्ट्रेट जोड़ता है? इसको याद करने का कोई हैक है? स्ट्रेट ऑफ ओट्रांटो, ऐसे सोचो, ओट्रांटो साउंड्स लाइक एंट्री पॉइंट ओ, तो ये आयोनियन सी में एंट्री का पॉइंट है। सिंपल। नाइस। दूसरा सवाल, सबसे ज्यादा आइलैंड्स एड्रियाटिक में किस देश के पास हैं? क्रोएशिया। इसके लिए भी एक हैक है, याद रखो, सी फॉर क्रोएशिया और सी फॉर अ चेन ऑफ आइलैंड्स। कूल। तीसरा सवाल, ये थोड़ा ट्रिकी है। क्या बोस्निया एंड हर्सिगोविना एक लैंडलॉक्ड कंट्री है या वो एड्रियाटिक को टच करती है? ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन है। बोस्निया एंड हर्जेगोविना का एक बहुत छोटा सा सिर्फ 20 किलोमीटर का कोस्टलाइन है, सो इट इज नॉट लैंडलॉक्ड। गुड टू नो। चौथा सवाल, लिस्ट द कंट्रीज बॉर्डरिंग द सी फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ ऑन द ईस्टर्न कोस्ट। इसके लिए एक निमोनिक बनाते हैं, आसान है। सोचो, स्लो कॉप्स बाय मोर एप्पल्स, यानी स्लोवेनिया, क्रोएशिया, बोस्निया, मॉन्टेनेग्रो, अल्बानिया। परफेक्ट। आखिरी सवाल, एड्रियाटिक सी का सबसे शैलो पार्ट कहाँ है? नॉर्थ या साउथ? नॉर्थ में। ऐसे इमेजिन करो, नॉर्थ में लैंड ज्यादा है तो सी शैलो है, साउथ में ओपन सी है तो वो डीप है। Excellent. चलिए अब प्रैक्टिस क्यू। Now pause and practice saying the Adriatic Sea is bordered by Italy, Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Montenegro and Albania. और अब एक मिनी रिकैप। इन शॉर्ट, एड्रियाटिक सी इटली और बाल्कन्स के बीच एक स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट वाटरवे है जिसके ज्योग्राफिकल फीचर्स एग्जाम के लिए क्रूशियल हैं। चलिए ज्योग्राफी से अब जियोपॉलिटिक्स पर चलते हैं। Let's talk about the next topic. Topic name AU India Partnership, Broad Micro Theme, European Affairs. तो हुक ये है, इंडिया और यूरोप मिलकर एक नया स्ट्रेटेजिक ईयू इंडिया एजेंडा बना रहे हैं। सोच सकते हो इसका मतलब क्या है? बेसिकली इसका मतलब यह है कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन अपने ट्रेड, टेक्नोलॉजी और सिक्योरिटी के रिश्तों को और भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। ये एक रोड मैप है फॉर फ्यूचर कोऑपरेशन। इसका एक एग्जाम्पल सोचते हैं। ये ऐसा है जैसे दो बेस्ट फ्रेंड्स जो पहले सिर्फ मूवीज देखते थे, अब मिलकर एक बिजनेस शुरू कर रहे हैं। द रिलेशनशिप इज गेटिंग मोर सीरियस एंड स्ट्रक्चर्ड। एग्जैक्टली। चलो इसकी डिस्कशन शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी में यूरोप एक बहुत बड़ा पिलर है और अब ये पार्टनरशिप नेक्स्ट लेवल पर जारी है। राइट, और इसका बैकग्राउंड ये है कि इंडिया और ईयू के बीच ट्रेड पिछले डिकेड में 90% से ज्यादा बढ़ा है, लेकिन कुछ इश्यूज भी हैं जिन्हें सॉल्व करना है, इसलिए ये नया एजेंडा इंपॉर्टेंट है। ओके, तो आते हैं इसके कोर लॉजिक पर। ये न्यू स्ट्रेटेजिक एजेंडा क्या है? यू ने अ न्यू स्ट्रेटेजिक ईयू इंडिया एजेंडा अनवेल किया है।
इसका रोड मैप अर्ली 2026 में EU इंडिया समिट में फाइनल होगा। पर इसमें कुछ फ्रिक्शन भी है ना? ज़ैपैट 2025 के बारे में कुछ सुना है? हाँ, EU ने इंडिया के रशिया के साथ ज़ैपैट 2025 मिलिट्री एक्सरसाइजेज में पार्टिसिपेशन को रिस्क टू डीपर स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट बताया, तो ये एक पॉइंट ऑफ फ्रिक्शन है। ओके, ट्रेड वॉल्यूम तो आपने बताया 90% बढ़ा है, लेकिन ट्रेड बैरियर्स का क्या? कुछ इश्यूज हैं। एग्रीकल्चरल टैरिफ्स EU को कमर्शियली मीनिंगफुल नहीं लगते, और नॉन टैरिफ बैरियर्स जैसे इंडिया का क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स यानी QCOs भी एक प्रॉब्लम है। और सेंसिटिव एरियाज? सर्विसेज, एग्रीकल्चर, डेयरी, फार्मास्यूटिकल्स, ऑटोमोबाइल्स, वाइन्स एंड स्पिरिट्स जैसे सेक्टर्स पर अभी भी नेगोशिएशंस आगे बढ़ानी है। सबसे बड़ा इशू तो शायद सीबैम है। बिल्कुल, इंडिया ने EU के कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म CBAM पर स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्शंस रेज किए हैं। CBAM बेसिकली इंपोर्टेड गुड्स पर उनके कार्बन एमिशन के बेसिस पर टैक्स लगाएगा, और ये जनवरी 1, 2026 से फुली इंप्लीमेंट होगा। और 2024 में बायलैटरल ट्रेड कितना था? इंडिया EU बायलैटरल ट्रेड 120 बिलियन यूरो यानी $139 बिलियन तक पहुंच गया इन 2024। एक ग्लोबल गेटवे फोरम भी हुआ था टू बूस्ट इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर। इसकी यूपीएससी प्रीलिम्स रेलेवेंस क्या होगी? देखो, CBAM क्या है, ज़ापा 2025 क्या है, ग्लोबल गेटवे फोरम का एम क्या है, ये सब प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं। राइट, तो इसका कंक्लूजन? कंक्लूजन ये है कि इंडिया EU पार्टनरशिप अपॉर्चुनिटी और चैलेंजेस दोनों से भरी हुई है। फ्यूचर ग्रोथ पोटेंशियल बहुत हाई है, लेकिन कुछ की इश्यूज को रिजॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब क्रॉस क्वेश्चनिंग टाइम। पहला सवाल, सीबैम का फुल फॉर्म क्या है और ये कब से फुली इंप्लीमेंट होगा? कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, और 26 का नंबर याद रखो, ये जनवरी 1, 2026 से फुली इंप्लीमेंट होगा। सवाल 2, ईयू को इंडिया के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज से क्या प्रॉब्लम है? एक्सरसाइज का नाम क्या है? एक्सरसाइज का नाम है ज़ापा 2025 और ये रशिया के साथ है। EU इसे अपने स्ट्रेटेजिक एंगेजमेंट के लिए एक रिस्क मानता है। तीसरा सवाल, नॉन टैरिफ बैरियर्स का एक एग्जाम्पल दो जो सोर्स में मेंशन्ड है। इंडियाज क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर्स यानी QCOs, ये बेसिकली स्टैंडर्ड्स हैं जो इंपोर्टेड गुड्स को मीट करने पड़ते हैं। चौथा, इंडिया ईयू ट्रेड 2024 में कितना था? 120 बिलियन यूरोस। इस नंबर को ऐसे याद रखो, 120 यानी 12 महीने 10 गुना, अ राउंड फिगर टू रिमेंबर। लास्ट क्वेश्चन, ग्लोबल गेटवे फोरम का मेन पर्पस क्या था? इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट पार्टनरशिप्स को बढ़ावा देना। सिंपल, गेटवे मतलब रास्ता बनाना फॉर इन्वेस्टमेंट। ग्रेट, अब प्रैक्टिस क्यों? Now pause and practice saying CBAM or Carbon Border Adjustment Mechanism will be implemented from January 1, 2026. और मिनी रिकैप, in short, the EU-India partnership is growing rapidly in trade, but strategic differences in trade barriers like CBAM need to be addressed. Topic name यूरो, ब्रॉड माइक्रो थीम यूरोपियन अफेयर्स। एक नया देश यूरो को अपनी ऑफिशियल करेंसी बनाने जा रहा है। गेस कर सकते हो कौन सा? Let's see. पर पहले यूरो क्या है? यूरो यूरोपियन यूनियन की ऑफिशियल करेंसी है जिसे यूरोजोन के मेंबर देश यूज करते हैं। एग्जाम्पल के लिए? जैसे इंडिया में हम सब रुपीस यूज करते हैं, वैसे ही जर्मनी, फ्रांस, इटली जैसे देश यूरो यूज करते हैं। अब इस क्लब में एक नया मेंबर जुड़ने वाला है। बिल्कुल, चलिए इसकी डिस्कशन शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। यूरोजोन का एक्सपेंशन एक बड़ा इवेंट होता है जो उस देश की इकोनॉमी और EU के इंटीग्रेशन को दिखाता है। इसका बैकग्राउंड क्या है? 2019 के बाद से यूरोजोन में कोई नया मेंबर नहीं जुड़ा था, तो ये एक सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट है। ओके, तो आते हैं कोर लॉजिक पर। नया मेंबर कौन है? EU मिनिस्टर्स ने फाइनल अप्रूवल दे दिया है बुल्गारिया को यूरो अडॉप्ट करने के लिए। डेट ऑफ अडॉप्शन क्या है? बुल्गारिया जनवरी 1, 2026 से यूरो अडॉप्ट करेगा। याद रखो, CBAM भी 2026 में आ रहा है, सो 2026 इज अ बिग ईयर फॉर EU। और इसके बाद टोटल मेंबर्स कितने हो जाएंगे? बुल्गारिया यूरोजोन का 21वां मेंबर बनेगा। लास्ट मेंबर कौन था? इससे पहले क्रोएशिया ने 2023 में ज्वाइन किया था। और क्या सारे EU मेंबर्स यूरो यूज करते हैं? नहीं, डेनमार्क, स्वीडन, पोलैंड, चेक रिपब्लिक, हंगरी, रोमानिया जैसे EU मेंबर्स ने अभी तक यूरो अडॉप्ट नहीं किया है। इसकी यूपीएससी प्रीलिम्स रेलेवेंस? कौन सा नया देश यूरोजोन ज्वाइन कर रहा है यानी बुल्गारिया? टोटल मेंबर्स कितने हो गए यानी 21? कौन से EU मेंबर्स यूरो यूज नहीं करते? ये सभी पोटेंशियल क्वेश्चंस हैं। तो कंक्लूजन? बुल्गारिया का यूरोजोन में शामिल होना यूरोपियन इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट की स्ट्रेंथ को दिखाता है। लेट्स डू सम क्विक क्वेश्चंस। यूरोजोन का 21st मेंबर कौन बनेगा और कब? बुल्गारिया ऑन जनवरी 1, 2026, सेम डेट एज CBAM 2026। याद कर लो। क्या EU के सारे मेंबर्स यूरो यूज करते हैं? बिल्कुल नहीं। फॉर एग्जाम्पल डेनमार्क और स्वीडन जैसे देश अपनी करेंसी यूज करते हैं। बुल्गारिया से ठीक पहले किसने ज्वाइन किया था? क्रोएशिया ने 2023 में। टोटल कितने मेंबर्स हो जाएंगे बुल्गारिया के आने के बाद? 21 members. इज द डिसीजन फाइनल फॉर बुल्गारिया? Yes, the source says EU ministers gave the final approval. So it's a done deal. ठीक है, लेट्स डू द प्रैक्टिस क्यू। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग Bulgaria will become the 21st member of the Eurozone on January 1, 2026. And the mini recap. In short, Bulgaria is set to join the Eurozone in 2026, expanding the single currency area to 21 members. अब EU से थोड़ा अलग एक और यूरोपियन ग्रुप की बात करते हैं जिसके साथ इंडिया एक बड़ी डील कर रहा है। ये है EFTA। टॉपिक नेम EFTA टीपा, ब्रॉड माइक्रो थीम यूरोपियन अफेयर्स। फुक, 4 छोटे यूरोपियन देश मिलकर इंडिया में $100 बिलियन इन्वेस्ट करने का प्लान बना रहे हैं। That's huge. बहुत ह्यूज। तो EFTA क्या है? EFTA यानी यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन एक 4 यूरोपियन देशों का ग्रुप है। इन्होंने इंडिया के साथ टीपा यानी ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन किया है। इसका एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है जैसे 4 स्मॉल बट रिच स्टार्टअप्स
मिलकर एक बड़े मार्केट यानी इंडिया में इन्वेस्ट करने के लिए टीम अप कर रहे हैं। परफेक्ट एनालॉजी। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। ये डील इंडिया की मेक इन इंडिया पॉलिसी के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है। और बैकग्राउंड, मैंने सुना है इस डील में बहुत टाइम लगा। हाँ, ये डील 15 साल से नेगोशिएशन में थी। फाइनली अब इस पर काम शुरू हो रहा है। कॉल लॉजिक पे आते हैं। इन्वेस्टमेंट टारगेट कितना है? EFTA कंट्रीज 15 साल में इंडिया में $100 बिलियन इन्वेस्ट करने का टारगेट रखेंगे। और EFTA के मेंबर्स कौन है? ये 4 देश हैं, आइसलैंड, लिक्टनस्टीन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। याद रखना, ये EU का पार्ट नहीं है। टीपा अग्रीमेंट कब साइन हुआ? टीपा 2024 में साइन हुआ और 2025 से लागू होगा। और इसका मेन एम क्या है? इसका मेन एम EFTA कंपनीज के लिए रेगुलेटरी फ्रिक्शन कम करना है, यानी बिजनेस करना आसान बनाना। इसकी UPSC प्रीलिम्स रेलेवेंस क्या है? EFTA के मेंबर्स कौन है, टीपा का फुल फॉर्म क्या है, इन्वेस्टमेंट टारगेट कितना है, ये सभी फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। एंड कंक्लूजन? द EFTA टीपा डील इज अ लैंडमार्क एग्रीमेंट जो इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाएगा और इन 4 यूरोपियन कंट्रीज के साथ ट्रेड रिलेशंस को गहरा करेगा। टाइम फॉर क्रॉस क्वेश्चंस। पहला, EFTA के 4 मेंबर्स कौन है? इसको याद करने का कोई तरीका? आइसलैंड, लिक्टनस्टाइन, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। इसे LINS से याद रखो। लिक्टनस्टाइन, आइसलैंड, नॉर्वे, स्विट्जरलैंड। सेकंड, क्या स्विट्जरलैंड EU का मेंबर है? नहीं, और यही EFTA की खासियत है, ये नॉन EU कंट्रीज का ग्रुप है। थर्ड, टेपा के अंडर EFTA का इन्वेस्टमेंट कमिटमेंट कितना है? $100 बिलियन ओवर 15 years। फोर्थ, टेपा का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रिड्यूस रेगुलेटरी फ्रिक्शन, बेसिकली EFTA कंपनीज के लिए इंडिया में बिजनेस करना आसान बनाना। लास्ट क्वेश्चन, ये डील कब साइन हुई और कब से लागू होगी? साइंड इन 2024 और 2025 से लागू हो गई। ओके, प्रैक्टिस क्यू। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग द EFTA members are Iceland, Liechtenstein, Norway and Switzerland. Mini recap. In short, the EFTA-TIPA deal will bring $100 billion in investment to India from 4 non-EU European nations. EFTA में एक देश है नॉर्वे, जिसके साथ इंडिया के अलग से भी रिलेशंस स्ट्रांग हो रहे हैं। लेट्स डाइव इनटू दैट। Topic name: Norway, India. Broad micro theme: European affairs. तो हुक ये है, इंडिया और नॉर्वे मिलकर समुद्र यानी ओशंस को सस्टेनेबल बनाने पर काम कर रहे हैं। इंटरेस्टिंग ना? बहुत। इसकी डेफिनेशन है कि इंडिया और नॉर्वे अपने मैरीटाइम और ब्लू इकोनॉमी सेक्टर्स में पार्टनरशिप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है जैसे 2 एक्सपर्ट स्विमर्स मिलकर एक स्विमिंग पूल को साफ और बेहतर बनाने का प्लान बना रहे हैं ताकि सब लोग उसे एंजॉय कर सकें। नाइस वन। चलिए इसकी डिस्कशन करते हैं। इंट्रोडक्शन: इंडिया की विशाल कोस्टलाइन और नॉर्वे की मैरीटाइम एक्सपर्टीज, ये एक नेचुरल पार्टनरशिप है। इसका बैकग्राउंड क्या है? दोनों देशों ने 2019 में एक फॉर्मल ओशन डायलॉग शुरू किया था और तब से कोऑपरेशन बढ़ता जा रहा है। कोर लॉजिक पर आते हैं। मैरीटाइम वीक 2025 क्या है? इंडिया और नॉर्वे ने मुंबई में होने वाले इंडिया मैरीटाइम वीक 2025 के लिए अपनी पार्टनरशिप हाईलाइट की है। और इंडिया नॉर्वे टास्क फोर्स ऑन ब्लू इकोनॉमी, ये 2019 में एस्टैब्लिश हुई थी। इसका काम सस्टेनेबल ओशन मैनेजमेंट, मरीन पॉल्यूशन को रोकना एटसेट्रा है। नो शिपिंग 2024। नॉर्वे ने ऑस्लो में एक फर्स्ट एवर इंडिया पवेलियन होस्ट किया, जिसमें इंडिया की मैरीटाइम कैपेबिलिटी शोकेस की गई। शिप बिल्डिंग में क्या हो रहा है? नॉर्वेजियन शिप ओनर्स के 10% से ज्यादा ऑर्डर्स अभी इंडियन शिपयार्ड्स में बन रहे हैं। ग्रीन शिपिंग? नॉर्वे इंडिया को IMO यानी इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के नेट जीरो फ्रेमवर्क के अंडर स्ट्रिक्टर एमिशन रिडक्शन टारगेट्स के लिए सपोर्ट करता है। और ये ऑटोनोमस वेसल्स क्या है? नॉर्वे के पास दुनिया की पहली जीरो एमिशन ऑटोनोमस कंटेनर शिप है, यारा ब्रिकलैंड। इसका UPSC प्रीलिम्स रेलेवेंस? ब्लू इकोनॉमी क्या है, IMO नेट जीरो फ्रेमवर्क क्या है, यारा ब्रिकलैंड का सिग्निफिकेंस क्या है, दीज आर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। एंड कंक्लूजन? इंडिया नॉर्वे पार्टनरशिप ब्लू इकोनॉमी और सस्टेनेबल शिपिंग के फ्यूचर के लिए एक मॉडल बन सकती है। ओके, टाइम फॉर क्वेश्चंस। पहला, इंडिया नॉर्वे टास्क फोर्स कब शुरू हुई थी और किस चीज पर फोकस करती है? 2019 में, और ये ब्लू इकोनॉमी पर फोकस करती है। वर्ल्ड की फर्स्ट जीरो इमिशन ऑटोनोमस कंटेनर शिप का नाम क्या है? यारा ब्रिकलैंड, ये नॉर्वे की है। यारा से यार याद रखो, अ फ्रेंड ऑफ द एनवायरनमेंट। नॉर्वे ने इंडिया पवेलियन कहाँ होस्ट किया था? ऑस्लो में, नॉर शिपिंग 2024 इवेंट में। IMO का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, ये शिपिंग के लिए ग्लोबल रूल्स बनाती है। नॉर्वेजियन शिप ओनर्स के कितने % ऑर्डर्स इंडियन शिपयार्ड्स में बन रहे हैं? अराउंड 10%। ये इंडिया के शिप बिल्डिंग सेक्टर के लिए एक अच्छा साइन है। Okay, practice cue time. Now pause and practicing. The India-Norway Task Force on Blue Economy was established in 2019. और मिनी रिकैप: इन शॉर्ट, इंडिया एंड नॉर्वे आर डीपनिंग देयर कोलैबोरेशन इन द ब्लू इकोनॉमी, सस्टेनेबल शिपिंग एंड मैरीटाइम टेक्नोलॉजी। Now let's move to another key European partner for India, Germany. Topic name: Germany, India. Broad micro theme: European affairs. Hook: इंडिया और जर्मनी 25 साल की स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप सेलिब्रेट कर रहे हैं और इसका सेलिब्रेशन मिलिट्री एक्सरसाइजेस से हो रहा है। इंटरेस्टिंग। तो इसकी डेफिनेशन हुई कि इंडिया और जर्मनी, जो 25 साल से स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, अब अपने डिफेंस कोऑपरेशन को बढ़ा रहे हैं, स्पेशली इंडो पैसिफिक रीजन में। इसका एग्जाम्पल: 2 पुराने दोस्त अपनी फ्रेंडशिप एनिवर्सरी पे एक एडवेंचर ट्रिप यानी मिलिट्री एक्सरसाइज पर जा रहे हैं, ये दिखाने के लिए कि उनकी टीम कितनी स्ट्रांग है। परफेक्ट। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। इंट्रोडक्शन:
जर्मनी का इंडो पैसिफिक में बढ़ता इंटरेस्ट इंडिया के लिए एक स्ट्रेटेजिक अपॉर्चुनिटी है। और इसका बैकग्राउंड 25 साल की पार्टनरशिप ने एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाई है, जिससे अब डिफेंस और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे न्यू एरियाज में एक्सपैंड किया जा रहा है। कोर लॉजिक पर आते हैं। 25th एनिवर्सरी, ठीक है। तरंग शक्ति एक्सरसाइज क्या है? जर्मन एयरफोर्स इसमें पार्टिसिपेट करेगी। ये एक हाईलाइट है डिफेंस कोऑपरेशन का। जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस, दोनों देश जॉइंट एक्सरसाइजेस को एक्सपैंड कर रहे हैं। इंडो पैसिफिक फोकस, जर्मनी के स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में इंडो पैसिफिक का रोल बढ़ गया है। दिल्ली मीरठ रैपिड रेल का क्या कनेक्शन है? इस प्रोजेक्ट में जर्मन फर्म डॉयचे बाहन ने यंग इंडियन प्रोफेशनल्स के साथ पार्टनरशिप की है। इसकी यूपीएससी प्रीलिम्स रेलेवेंस, तरंग शक्ति एक्सरसाइज में कौन सी यूरोपियन कंट्री ने पार्टिसिपेट किया? दिल्ली मेरठ रैपिड रेल में कौन सी जर्मन कंपनी इन्वॉल्व है? ये पूछ सकते हैं। एंड कंक्लूजन, The India-Germany partnership is moving beyond just economic ties into a deeper strategic and defense collaboration, especially with a shared focus on the Indo-Pacific. क्वेश्चन टाइम। India-Germany strategic partnership के कितने साल हो गए? 25 years, a silver jubilee। जर्मन एयरफोर्स कौन सी इंडियन मिलिट्री एक्सरसाइज में हिस्सा लेगी? तरंग शक्ति एक्सरसाइज। तरंग मतलब वेव, सोचो जर्मन जेट्स आर मेकिंग वेव्स इन इंडिया। दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट में कौन सी जर्मन कंपनी इन्वॉल्व है? डॉयचे बान, बान इन जर्मन मींस ट्रेन और रेलवे, इजी टू कनेक्ट। जर्मनी की स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में कौन सा रीजन अब इंपॉर्टेंट हो गया है? The Indo-Pacific region. और इस पार्टनरशिप का नया फोकस एरिया क्या है? डिफेंस कोऑपरेशन। पहले मेनली इकोनॉमिक था, अब स्ट्रेटेजिक डायमेंशन ऐड हो रहा है। Great. Practice Q. Now pause and practice saying, Germany and India are celebrating 25 years of strategic partnership. Mini recap. In short, the 25-year-old India-Germany partnership is now strengthening its defense and strategic cooperation with a key focus on the Indo-Pacific. United Kingdom? चलिए अब यूरोप से इंग्लिश चैनल क्रॉस करके चलते हैं यूके। इंडिया और यूके के बीच बहुत कुछ हो रहा है। सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर। Topic name? यूके इंडिया इंफ्राब्रिज। Broad micro theme? यूनाइटेड किंगडम। ओके, तो हुक है कि इंडिया और यूके ने मिलकर एक स्पेशल फंड बनाया है जिसका टारगेट इंडिया के इंफ्रास्ट्रक्चर में 2 बिलियन रुपीस इन्वेस्ट करना है। राइट, तो इसकी डेफिनेशन ये हुई कि ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है जिसका नाम है यूके इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज। इसका एम इंडिया में इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, खासकर रिन्यूएबल एनर्जी के लिए पैसा लाना है। इसका एग्जाम्पल सोचो, यूके और इंडिया ने एक कॉमन पिगी बैंक यानी फंड बनाया है जिसमें दोनों पैसा डाल रहे हैं ताकि इंडिया में नए सोलर पार्क्स और विंड फार्म्स बनाए जा सकें। परफेक्ट। चलिए डिस्कशन शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी देश की ग्रोथ के लिए बैकबोन होता है और ये इनिशिएटिव उसी को टारगेट कर रहा है। और इसका बैकग्राउंड क्या है? इंडिया को अपने एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर गोल्स के लिए बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए और यूके एक मेजर फाइनेंशियल हब है, तो ये एक परफेक्ट मैच है। कोर लॉजिक पर आते हैं। इनिशिएटिव का नाम यूके इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंसिंग ब्रिज। इनिशियल टारगेट $2 बिलियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बाय 2030। फंड का नाम यूके IIIFB यानी यूके इंडिया इंफ्रा ब्रिज फंड। और प्राइमरी फोकस रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। यूके IIFB की रिकमेंडेशंस क्या हैं? इस फंड की रिकमेंडेशंस हैं कि इंडियन प्रोजेक्ट्स ग्लोबल एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस यानी ESG स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करें। इसके लिए यूके का 5 केस मॉडल यूज किया जा सकता है। यूपीएससी प्रीलिम्स रिलेवेंस। यूके IIFB का प्राइमरी फोकस क्या है? ESG स्टैंडर्ड्स क्या होते हैं? ये कॉन्सेप्ट्स इंपॉर्टेंट है। इन कंक्लूजन, The UK India Infra Bridge is a focused initiative to channel British investment into India's growing infrastructure needs, especially in the green energy sector. चलिए आपसे कुछ सवाल। यूके इंडिया इंफ्रा ब्रिज का इन्वेस्टमेंट टारगेट क्या है बाय 2030? $2 बिलियन। इस इनिशिएटिव का मेन फोकस कौन सा सेक्टर है? रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर। यूके IIFB इंडियन प्रोजेक्ट्स को कौन से ग्लोबल स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट करने की सलाह देता है? ESG स्टैंडर्ड्स, एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस। इसके लिए यूके का कौन सा मॉडल यूज करने की सलाह दी गई है? UK's 5 केस मॉडल। और फंड का ऑफिशियल नाम क्या है? UK IIFB यानी UK India Infra Bridge Fund। ठीक है, लेट्स डू द प्रैक्टिस क्यू। Now, pause and practice saying, the UK-India Infra Bridge aims to invest $2 billion in Indian infrastructure by 2030, focusing on renewable energy. Mini recap. In short, the UK India Infra Bridge is a joint fund targeting $2 billion investment into India's renewable energy infrastructure, promoting global ESG standards. Okay, hold on. अभी तक हमने यूरोप, ट्रेड डील्स, मिलिट्री एक्सरसाइजेस और बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट की बात की है। इट्स अ लॉट, आई नो। हाँ, लेकिन यहाँ से चीजें और भी इंटरेस्टिंग होने वाली हैं, स्पेशली जब हम यूके इंडिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की डिटेल्स में जाएंगे। इट्स अ गेम चेंजर। और अगर आपको ये गहरी चर्चा पसंद आ रही है जहाँ हम कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को इतना इजी बना रहे हैं, तो एक छोटा सा काम जरूर करना। हाँ यार, जस्ट टेक अ सेकंड, नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दो, बेल आइकन को ऑन कर दो, एंड इफ यू आर फीलिंग एक्स्ट्रा जेनरस, सुपर थैंक्स यूज करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हो। आपका सपोर्ट ही हमें और भी बेहतरीन कंटेंट लाने के लिए मोटिवेट करता है। वी प्रॉमिस इट्स वर्थ इट। चलिए अब वापस चलते हैं टू द बिग डील, द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। टॉपिक नेम, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूके इंडिया। ब्रॉड माइक्रो थीम, यूनाइटेड किंगडम। इसका हुक, इमेजिन करो यूके से आने वाली स्कॉच विस्की इंडिया में सस्ती हो जाए। ये यूके इंडिया FTA का एक पॉसिबल आउटकम है। सबका ध्यान इस पर जाएगा। तो इसकी डेफिनेशन, FTA या फ्री ट्रेड एग्रीमेंट दो देशों के बीच एक डील है जिसमें वो एक दूसरे के सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी या टैरिफ्स कम या खत्म कर देते हैं, जिससे ट्रेड बढ़ता है। एग्जैक्टली। चलिए इसकी डिस्कशन शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। इंडिया और यूके एक कॉम्प्रिहेंसिव FTA फाइनलाइज करने के बहुत करीब है, जिसके बहुत बड़े इकोनॉमिक इंप्लीकेशंस होंगे। इसका बैकग्राउंड क्या है? ब्रेक्जिट के बाद यूके दुनिया भर में नए ट्रेड पार्टनर्स ढूंढ रहा है और इंडिया उसके लिए एक टॉप प्रायोरिटी है। को लॉजिक पर आते हैं।
टैरिफ एलिमिनेशन का क्या सीन है? यूके इंडियन एक्सपोर्ट्स के 99% आइटम्स पर से टैरिफ्स यानी ड्यूटीज हटा देगा। दैट्स मैसिव। अल्कोहल टैरिफ्स? इंडिया यूके से आने वाली अल्कोहल पर टैरिफ 150% से घटाकर 40% तक ला सकता है ओवर 10 इयर्स। विस्की एंड जिन शामिल हैं इसमें। ऑटोमोबाइल्स? कार्स पर टैरिफ्स 100% से 50% किए जा सकते हैं, लेकिन कोटास के साथ। टोटल ट्रेड कितना है? 2024-25 में टोटल ट्रेड $39.5 बिलियन से बढ़कर $40.5 बिलियन हो गया है। इंडिया के एक्सपोर्ट्स टू यूके मेन आइटम्स है इलेक्ट्रिकल मशीनरी, न्यूक्लियर बॉयलर्स, मिनरल फ्यूल्स, प्रेशियस स्टोन्स और फार्मास्यूटिकल्स। और इंडिया टॉप इंपोर्ट्स फ्रॉम यूके। प्रेशियस स्टोन्स, न्यूक्लियर मशीनरी, इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, आयरन एंड स्टील, एल्यूमिनियम। कौन से इंडियन सेक्टर्स को बेनिफिट होगा? टेक्सटाइल्स, लेदर, फुटवेयर, ऑटो पार्ट्स, इंजीनियरिंग गुड्स और जेम्स एंड ज्वेलरी को बहुत फायदा होगा। और ये ईयू के सीबीएम से कैसे रिलेटेड है? ईयू का सीबीएम 2026 में आएगा, लेकिन इसका इफेक्ट 2027 तक डिले हो सकता है, सो इंडिया के पास तैयारी के लिए टाइम है। ओके, तो इसकी यूपीएससी प्रीलिम्स रेलेवेंस? एफटीए के की प्रोविजंस जैसे टैरिफ रिडक्शन परसेंटेजेस, इंडिया के टॉप एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स टू यूके, सीबीएम का इम्पैक्ट, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। कंक्लूजन। The UK-India FTA has the potential to significantly boost bilateral trade, but the final details, especially on sensitive sectors like agriculture and data, will be crucial. टाइम फॉर सम क्वेश्चंस। पहला, यूके इंडियन एक्सपोर्ट्स के कितने परसेंट आइटम्स पर टैरिफ हटाएगा? 99%, ऑलमोस्ट सब कुछ। इंडियन अल्कोहल पर टैरिफ 150% से कितना कम कर सकता है? इसको 40% तक ला सकता है इन अ फेज्ड मैनर ओवर 10 years. इंडिया के कौन से सेक्टर्स को इस एफटीए से सबसे ज्यादा फायदा होने की उम्मीद है? टेक्सटाइल्स, लेदर, जेम्स एंड ज्वेलरी, बेसिकली इंडिया के ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट स्ट्रेंथ्स। इंडिया यूके का कौन से नंबर का लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है? 11th लार्जेस्ट। सोर्स के मुताबिक यूके से इंडिया क्या इंपोर्ट करता है? प्रेशियस स्टोन्स, न्यूक्लियर मशीनरी एंड इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। इंटरेस्टिंगली प्रेशियस स्टोन्स एक्सपोर्ट भी होता है और इंपोर्ट भी। चलिए, practice Q. Now pause and practice saying the UK-India FTA proposes to eliminate tariffs on 99% of Indian exports. Mini recap. In short, the upcoming UK-India FTA is a landmark deal set to eliminate most tariffs, boosting key Indian export sectors like textiles and gems. लेकिन एक ट्रेड डील से कहीं बढ़कर भी है इंडिया यूके रिलेशनशिप। लेट्स लुक एट द ब्रॉडर पिक्चर। टॉपिक नेम: कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड अग्रीमेंट सीटा एंड इंडिया यूके विजन 2035। ब्रॉड माइक्रो थीम: यूनाइटेड किंगडम। हुक: ट्रेड के अलावा इंडिया और यूके एजुकेशन, डिफेंस और कल्चर में भी अपने रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। इट्स अ 360 डिग्री पार्टनरशिप। बिल्कुल, तो इसकी डेफिनेशन है कि ये FTA से भी आगे की बात है। सीटा और विजन 2035 का एम है इंडिया और यूके के बीच हर सेक्टर में कोलैबोरेशन को बढ़ाना। इसका एग्जाम्पल, अगर एफटीए एक बिजनेस डील है तो सीटा एक शादी जैसा है, जिसमें सिर्फ पैसा नहीं बल्कि पूरी लाइफ की पार्टनरशिप होती है। एजुकेशन, सिक्योरिटी, कल्चर, सब कुछ। बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। चलिए इसकी डिस्कशन करते हैं। इंट्रोडक्शन: इंडिया यूके विजन 2035 एक लॉन्ग टर्म रोड मैप है जो सिर्फ ट्रेड नहीं बल्कि आने वाले दशक में पूरे रिलेशनशिप को गाइड करेगा। इसका बैकग्राउंड? दोनों देश अपने हिस्टोरिकल टाइज को एक मॉडर्न फॉरवर्ड लुकिंग पार्टनरशिप में बदलना चाहते हैं। ओके, आते हैं कोर लॉजिक पर। इंडिया यूके विजन 2035 में क्या है? ये एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है जिसमें एजुकेशन, स्किल्स और पार्टनरशिप फॉर ग्रोथ शामिल है। डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप? ये जॉइंट डेवलपमेंट और को प्रोडक्शन के लिए है। टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव 2024? AI, क्वांटम, सेमीकंडक्टर्स, क्रिटिकल मिनरल्स जैसे एरियाज में जॉइंट एफर्ट्स के लिए। डबल कॉन्ट्रीब्यूशंस कन्वेंशन क्या है? इंडियन प्रोफेशनल्स जो यूके में काम करते हैं उन्हें सोशल सिक्योरिटी कॉन्ट्रीब्यूशंस में डबल टैक्सेशन से छूट मिलेगी। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट ट्रीटी? इस पर अभी भी नेगोशिएशंस चल रही हैं। कल्चरल कोऑपरेशन के लिए क्या है? प्रोग्राम ऑफ कल्चरल कोऑपरेशन यानी POCC, ये कल्चरल टाइज को गहरा करने के लिए है। वेव समिट क्या है? ये 2025 में न्यू दिल्ली में होगा जो क्रिएटिव इंडस्ट्रीज को शोकेस करेगा। इसकी यूपीएससी प्रीलिम्स रेलेवेंस? विजन 2035 किन देशों के बीच है, टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव के फोकस एरियाज क्या हैं, POCC का एम क्या है, ये सब पूछ सकते हैं। तो कंक्लूजन? The India-UK relationship is evolving into a truly comprehensive strategic partnership, covering everything from defense tech to cultural exchange, well beyond just trade. चलिए, अब कुछ क्रॉस क्वेश्चंस। विजन 2035 का फोकस क्या है? Education, skills and partnership for growth. टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव 2024 किन एरियाज पर कंसंट्रेट करता है? AI, quantum, semiconductors और critical minerals, basically future technologies. इंडियन प्रोफेशनल्स को यूके में किस चीज से फायदा होगा? Double contributions convention से उन्हें डबल सोशल सिक्योरिटी पेमेंट से बचाया जाएगा। कल्चरल कोऑपरेशन के लिए कौन सा प्रोग्राम है? POCC, प्रोग्राम ऑफ कल्चरल कोऑपरेशन। 2025 में इंडिया यूके क्रिएटिव इंडस्ट्रीज के लिए कौन सा समिट होस्ट करेगा? वेव समिट इन न्यू दिल्ली। Great. Let's do the practice cue. Now, pause and practice saying. The India-UK Vision 2035 is a comprehensive roadmap for the relationship. Mini recap. In short, beyond the FTA, India and UK are building a deep strategic partnership via Vision 2035, covering defense, future tech and culture. चलिए अब इस डील के निटी-ग्रिटी डिटेल्स देखते हैं। टॉपिक नेम: यूके इंडिया FTA डिटेल्स। टेबल: ब्रॉड माइक्रो थीम: यूनाइटेड किंगडम। तो इसकी एक डिटेल डिस्कशन करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद गुड्स ट्रेड एंड टैरिफ्स। Okay. UK, Indian textiles, footwear,
कार्पेट्स पर 99% टैरिफ्स हटा देगा। ये लगभग $6.5 बिलियन के एक्सपोर्ट्स हैं। और इंडिया क्या करेगा? इंडिया भी नॉन फूड आइटम्स जैसे इंजीनियरिंग गुड्स, कॉस्मेटिक्स पर 90% टैरिफ्स कम करेगा। ऑटोमोबाइल्स का क्या? इंडिया लग्जरी कार्स पर ड्यूटी 110% से 10-15% तक ला सकता है इन 5 इयर्स कोटास के साथ। सेंसिटिव सेक्टर्स। डेयरी, एप्पल्स, एडिबल ऑयल्स अभी भी इंडिया के डिफेंसिव स्टैंस में है। ठीक है, अब आते हैं सर्विसेज एंड प्रोफेशनल मोबिलिटी पर। इंडिया यूके फर्म्स को अकाउंटिंग, ऑडिटिंग, फाइनेंशियल, टेलीकॉम जैसे सेक्टर्स में एक्सेस देगा। और वीजास का क्या? यूके इंडियन क्वालिफिकेशंस को रिकॉग्नाइज करेगा और 1800 वीजास देगा फॉर नीचे रोल्स, लेकिन इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स के लिए लिमिट्स हैं। ओके, नेक्स्ट जीसीसीज एंड डिजिटल इकोनॉमी। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स यानी जीसीसीस को की कोलैबोरेशन माना गया है। और डेटा पर क्या सीन है? यहाँ डिसएग्रीमेंट है। इंडिया की डेटा लोकलाइजेशन पॉलिसी है और यूके का फ्री डेटा फ्लो प्रेफरेंस है। नेक्स्ट प्रोक्योरमेंट एंड रूल्स ऑफ ओरिजिन। लोकल सोर्सिंग नॉर्म्स यानी LSN को सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म करना होगा। रूल्स ऑफ ओरिजिन। इंडिया चाइनीज रीराउटिंग को रोकना चाहता है। ठीक है, अब आते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड फार्मा पर। जीरो ड्यूटी एक्सेस से इंडिया का फार्मा और मेड डिवाइस एक्सपोर्ट्स बढ़ेगा। और कंसर्न्स क्या है? मेन कंसर्न है एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स। यूके आईपी प्रोविजंस पर जोर दे सकता है जो एवरग्रीनिंग को फेवर करे, जिससे सस्ती जेनेरिक मेडिसिन में प्रॉब्लम हो सकती है। 10% से कितना कम कर सकता है? फेज वाइज 10 से 15% तक इन 5 इयर्स, बट विद कोटास। डिजिटल इकोनॉमी में इंडिया और यूके के बीच मेन पॉइंट ऑफ डिसएग्रीमेंट क्या है? डेटा। इंडिया डेटा लोकलाइजेशन चाहता है, यूके फ्री डेटा फ्लो चाहता है। फार्मा सेक्टर में इंडिया को क्या चिंता है? एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स। ये एक आईपी स्ट्रैटेजी है जिससे फार्मा कंपनीज अपने पेटेंट्स की लाइफ बढ़ाती हैं, जो जेनेरिक कंपटीशन को रोकता है। रूल्स ऑफ ओरिजिन का क्या मतलब है इस कॉन्टेक्स्ट में? ये इंश्योर करना कि जो प्रोडक्ट यूके से आ रहा है वो एक्चुअली वहीं बना है, ना कि चाइना से रीराउट होकर आ रहा है टू अवॉइड टैरिफ्स। कौन से इंडियन सेक्टर्स सेंसिटिव माने गए हैं जहां इंडिया टैरिफ्स कम नहीं करना चाहता? डेयरी, एप्पल्स एंड एडिबल ऑयल्स। Great. So the mini recap is, in short, the FTA table reveals deep market access for both sides, but also highlights sensitive areas like agriculture, data localization, and intellectual property rights that need careful negotiation. यूके से जुड़ी एक और इंपॉर्टेंट पॉलिसी की बात करते हैं जो इमिग्रेशन से रिलेटेड है। टॉपिक नेम डिपोर्ट नाउ अपील लेटर। ब्रॉड माइक्रो थीम यूनाइटेड किंगडम। हुक यूके एक नया सख्त कानून ला रहा है जिसमें इलीगल माइग्रेंट्स को देश से निकालने के बाद ही अपील करने का मौका मिलेगा। हाँ, बहुत कंट्रोवर्शियल है ये। इसकी डेफिनेशन है कि ये एक पॉलिसी है जिसके तहत यूके में इलीगल तरीके से रह रहे असाइलम सीकर्स को पहले डिपोर्ट किया जाएगा और वो अपने डिपोर्टेशन के खिलाफ अपील अपने देश से ही कर पाएंगे। इसका एग्जाम्पल? ये ऐसा है जैसे स्कूल में किसी स्टूडेंट को रूल तोड़ने पर पहले घर भेज दिया जाए और फिर वो घर से फोन करके अपनी सफाई दे सकता है, स्कूल में रह के नहीं। परफेक्ट एनालॉजी, लेट्स डिस्कस इट। इंट्रोडक्शन। ये पॉलिसी यूके के इमिग्रेशन सिस्टम को और सख्त बनाने की एक कोशिश है। और इसका बैकग्राउंड क्या है? यूके में ओवरक्राउडिंग इन प्रिजन्स और स्मॉल बोट से इंग्लिश चैनल क्रॉस करके आने वाले माइग्रेंट्स की बढ़ती संख्या एक बड़ा पॉलिटिकल इशू है। कोर लॉजिक पर आते हैं। इस पॉलिसी के दो मेन फीचर्स क्या हैं? पहला, डिपोर्टेशन के खिलाफ अपील करने का अधिकार डिपोर्टेशन के बाद ही मिलेगा। दूसरा, फॉरेन नेशनल्स का इमीडिएट रिमूवल आफ्टर कन्विक्शन फॉर अ क्राइम। और इसका एम? मेन एम है ओवरक्राउडिंग इन यूके प्रिजन्स को एड्रेस करना। इसमें कोई एक्सेप्शंस हैं? हाँ, दोज कन्विक्टेड ऑफ टेररिज्म, मर्डर एंड सेक्स सेंटेंसेस मस्ट सर्व देयर टर्म इन द यूके फर्स्ट। इंग्लिश चैनल के बारे में कुछ बताइए। ये अटलांटिक ओशन का एक नैरो आर्म है जो सदर्न इंग्लैंड को नॉर्दर्न फ्रांस से अलग करता है। इसके नीचे से चैनल टनल भी जाती है। इसकी यूपीएससी प्रीलिम्स रेलेवेंस? इंग्लिश चैनल की ज्योग्राफी इंपॉर्टेंट है और ऐसी पॉलिसीज का इंटरनेशनल लॉ और ह्यूमन राइट्स पर क्या असर पड़ता है, ये मेंस के पर्सपेक्टिव से सोचा जा सकता है। एंड कंक्लूजन? द डिपोर्ट नाउ अपील लेटर पॉलिसी इज अ कंट्रोवर्शियल बट सिग्निफिकेंट शिफ्ट इन यूके's इमिग्रेशन पॉलिसी एम्ड एट डिटरिंग इलीगल माइग्रेशन। ओके, क्वेश्चन टाइम। इस पॉलिसी का मेन फीचर क्या है? अपील अगेंस्ट डिपोर्टेशन कैन ओनली बी मेड आफ्टर द पर्सन हैज बीन डिपोर्टेड। इस पॉलिसी का मेन एम क्या है? टू एड्रेस ओवरक्राउडिंग इन यूके प्रिजन्स। इंग्लिश चैनल किन दो देशों को अलग करता है? सदर्न इंग्लैंड एंड नॉर्दर्न फ्रांस। कितने माइग्रेंट्स ने 2020-25 के बीच इंग्लिश चैनल क्रॉस किया? 75,000। इस पॉलिसी में किन क्रिमिनल्स को एग्जेम्पशन है? Those convicted of terrorism, murder and sex sentences. They must serve their term in the UK first. ठीक है, let's do the practice cue. Now pause and practice saying the deport now appeal later policy changes the process for asylum appeals in the UK. Mini recap. In short, the UK's new Deport Now Appeal Later policy is a strict measure to fast-track the removal of illegal migrants to tackle prison overcrowding. यूके की एक और हिस्टोरिकल इशू पर चलते हैं जो इंडिया से भी जुड़ा है, द चागोज आइलैंड्स। टॉपिक नेम चागोज आइलैंड्स, ब्रॉड माइक्रो थीम यूनाइटेड किंगडम। हुक 99 साल के लीज के बाद यूके इंडियन ओशन में स्थित चागोस आइलैंड्स को मॉरिशस को वापस करने के लिए तैयार हो गया है। ये बहुत बड़ी खबर है। तो इसकी डेफिनेशन, ये इंडियन ओशन में स्थित एक आर्चिपेलागो है। यूके ने 1965 में इसे मॉरिशस से अलग कर दिया था, लेकिन अब एक डील के तहत सॉवरेनिटी वापस ट्रांसफर कर रहा है। इसका एग्जाम्पल ऐसा हो सकता है कि आपने अपने दोस्त से उसकी फेवरेट वीडियो गेम 99 साल के लिए रेंट पर ली थी। अब रेंट पीरियड खत्म हो रहा है और आप उसे वापस कर रहे हैं, लेकिन गेम का एक इंपॉर्टेंट लेवल यानी मिलिट्री बेस आप अभी भी यूज करना चाहते हैं।
Brilliant example. चलिए इसकी डिस्कशन करते हैं। इंट्रोडक्शन। ये एक लैंडमार्क डीकोलोनाइजेशन मूवमेंट है जिसका इंडियन ओशन रीजन की जियोपॉलिटिक्स पर गहरा असर पड़ेगा। इसका बैकग्राउंड तो बहुत सैड है ना? हाँ, 1960s में यूके ने चेगोशियंस को उनके घर से एंट्रेंच्ड एग्जाइल में भेज दिया था ताकि यूएस के लिए एक मिलिट्री बेस बनाया जा सके। ये एक बहुत बड़ा ह्यूमन राइट्स इशू रहा है। कोर लॉजिक पर आते हैं। द डील क्या है? यूके ने 2025 में एक 99 साल की डील साइन की है मॉरिशस को चैगोस आइलैंड्स की सोवरेनिटी ट्रांसफर करने के लिए। Diego Garcia का क्या? The deal allows Mauritius to get sovereignty over the entire archipelago except Diego Garcia, which is the largest island. और वहां पर यूएस मिलिट्री बेस। Diego Garcia में एक जॉइंट UK-US मिलिट्री फैसिलिटी है जो अभी भी ऑपरेशनल रहेगी। ये बेस 7 डिग्री साउथ ऑफ द इक्वेटर है। इस डील से चेगोशियंस को क्या मिलेगा? The deal allows Chagosians to resettle on the islands. ज्योग्राफी के बारे में कुछ? टोटल लैंड एरिया 56.1 स्क्वायर किलोमीटर है और ग्रेट चागोस बैंक दुनिया का सबसे बड़ा एटॉल स्ट्रक्चर है। इसकी हिस्ट्री क्या है? 1814 में फ्रांस ने इसे ब्रिटेन को दिया, 1965 में यूके ने ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी BIOT बनाया और 1971 तक सबको फोर्सिबली रिमूव कर दिया गया। यूपीएससी प्रीलिम्स रेलेवेंस। चागोस आइलैंड्स की लोकेशन, डिएगो गार्सिया का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, ब्रिटिश इंडियन ओशन टेरिटरी BIOT क्या है, ग्रेट चागोस बैंक, all important. Conclusion. The transfer of Chagos Islands sovereignty to Mauritius marks the end of a long colonial chapter, though the strategic presence of the US-UK base on Diego Garcia continues. Okay. Question time. यूके चागोस आइलैंड्स की सॉवरेनिटी किस देश को ट्रांसफर कर रहा है? मॉरिशस को। कौन सा आइलैंड इस डील से एक्सक्लूड किया गया है और क्यों? डिएगो गार्सिया, क्योंकि वहां एक जॉइंट UK-US मिलिट्री बेस है। चागोशियंस को उनके घर से कब हटाया गया था? 1965 से 1971 के बीच। ग्रेट। चागोस बैंक क्या है? It's the world's largest atoll structure, a coral reef formation. यूके ने इस एरिया को क्या नाम दिया था? BIOT, British Indian Ocean Territory. Great. Now pause and practice saying. The UK will transfer sovereignty of the Chagos Islands to Mauritius except for Diego Garcia. Mini recap. In short, the UK is ending its colonial rule over the Chagos Islands by returning them to Mauritius while securing the future of the strategic Diego Garcia military base. भारत और उसके भागीदार। India and its partners. चागोस आइलैंड्स मॉरिशस को मिल रहे हैं, तो चलिए इंडिया मॉरिशस रिलेशंस पर भी एक नजर डालते हैं। टॉपिक नेम इंडिया मॉरिशस। ब्रॉड माइक्रो थीम इंडिया एंड इट्स पार्टनर्स। हुक, मॉरिशस की 68% आबादी इंडियन ओरिजिन की है, इसलिए ये रिश्ता सिर्फ स्ट्रेटेजिक नहीं, बहुत पर्सनल है। सही बात है। तो डेफिनेशन ये हुई कि इंडिया और मॉरिशस के बीच बहुत गहरे हिस्टोरिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक टाइज हैं। इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी में मॉरिशस एक की पार्टनर है। इसका एग्जाम्पल? ये ऐसा है जैसे दो अलग देशों में रहने वाले कजन्स, उनके बीच एक नेचुरल बॉन्ड और अंडरस्टैंडिंग है। बिल्कुल। लेट्स डिस्कस दिस। इंट्रोडक्शन। India's partnership with Mauritius is a cornerstone of its policy in the Indian Ocean region. और इसका बैकग्राउंड? वाराणसी में हुए साइन इन एग्रीमेंट से ये रिश्ता और भी गहरा हुआ है। कोर लॉजिक पर आते हैं। स्ट्रेटेजिक टाइज कैसे हैं? मॉरिशस इंडिया की नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी का एक इंटीग्रल पार्ट है। डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स में इंडिया कैसे हेल्प कर रहा है? इंडिया ने मॉरिशस में फर्स्ट जन औषधि केंद्र खोलने में मदद की है। एक आयुष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस भी एस्टैब्लिश करेगा। एजुकेशन। IIT मद्रास और इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांटेशन मैनेजमेंट ने मॉरिशस के इंस्टीट्यूशंस के साथ अग्रीमेंट साइन किए हैं। और इकोनॉमी? इंडिया से मॉरिशस में फार्मास्यूटिकल्स, सीरियल्स, कॉटन एसेट्रा एक्सपोर्ट होते हैं। CCPA क्या है? 2021 में कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड पार्टनरशिप एग्रीमेंट साइन हुआ। ये इंडिया का अफ्रीका में पहला ट्रेड एग्रीमेंट है। चागोस मरीन प्रोटेक्टेड एरिया मॉरिशस ने इसे बनाया है। यहाँ 220 कोरल स्पीशीज, 800 प्लस फिश स्पीशीज और ग्रीन एंड हॉक्स बिल्ड टर्टल्स मिलते हैं। UPSC प्रीलिम्स रेलेवेंस। CCPA क्या है? जन औषधि केंद्र, Chagos Marine Protected Area, Great Chagos Bank. These are all potential questions. Conclusion. The India-Mauritius relationship is a model partnership based on shared heritage, mutual respect, and strong development cooperation. Question time. इंडिया ने अफ्रीका में अपना पहला ट्रेड एग्रीमेंट किस देश के साथ साइन किया? मॉरिशस। इसका नाम है CECPA. इंडिया मॉरिशस में कौन से दो हेल्थ रिलेटेड सेंटर्स एस्टैब्लिश करने में मदद कर रहा है? First, जन औषधि केंद्र and an Ayush Center of Excellence. मॉरिशस की कितनी पॉपुलेशन इंडियन ओरिजिन की है? 68%. More than 2/3. चागोस मरीन प्रोटेक्टेड एरिया की क्या खासियत है? वहाँ बहुत रिच बायोडाइवर्सिटी है, including 220 coral species and endangered turtles. CECPA कब साइन हुआ? 2021 में। Okay. Practice cue. Now pause and practice saying CCPA, signed in 2021, is India's first trade agreement with an African nation, Mauritius. Mini recap. In short, India or Mauritius share a deep, multifaceted relationship strengthened by cultural ties, development projects, and the landmark CECPA trade deal. इंडियन ओशन से अब आगे बढ़ते हैं और इंडिया के एक और मेजर पार्टनर यूएस की तरफ देखते हैं। सबसे पहले एनर्जी सेक्टर। Topic name: India-US Energy Future. ब्रॉड माइक्रो थीम। India and its partners. हुक। दुनिया के रेयर अर्थ एलिमेंट्स का 90% सप्लाई चाइना कंट्रोल करता है। इस डिपेंडेंसी को कम करने के लिए इंडिया और यूएस टीम अप कर रहे हैं। ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। तो इसकी डेफिनेशन ये है कि इंडिया और यूएस न्यूक्लियर एनर्जी और क्रिटिकल मिनरल्स जैसे स्ट्रेटेजिक एरियाज में अपना कोऑपरेशन बढ़ा रहे हैं ताकि एनर्जी सिक्योरिटी को स्ट्रेंथन किया जा सके और चाइना पर डिपेंडेंसी कम हो। इसका एग्जाम्पल इमेजिन करो, आपकी कार सिर्फ एक ही पेट्रोल पंप से चलती है। अगर वो पंप बंद हो जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी।
इंडिया और यूएस मिलकर नए पेट्रोल पंप्स यानी सोर्सेज ऑफ एनर्जी एंड मिनरल्स ढूंढ रहे हैं। सही है। लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। इंट्रोडक्शन। एनर्जी इज द न्यू फ्रंटियर फॉर द इंडिया यूएस स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। और इसका बैकग्राउंड ये है कि जियोपॉलिटिकल शिफ्ट्स और सप्लाई चेन डिसरप्शंस ने क्रिटिकल मिनरल्स और क्लीन एनर्जी की इंपॉर्टेंस को बहुत बढ़ा दिया है। कोर लॉजिक पर आते हैं। फोकस एरियाज क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी और क्रिटिकल मिनरल्स। चाइनाज डोमिनेंस। चाइना 90% ग्लोबल रेयर अर्थ प्रोसेसिंग को कंट्रोल करता है। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप क्या है? 2024 में इंडिया ने इसको एज अ नॉन G7 मेंबर ज्वाइन किया। MSP एक यूएस लेड इनिशिएटिव है जो 2022 में शुरू हुआ था। न्यूक्लियर एनर्जी टारगेट क्या है इंडिया का? इंडिया 2047 तक 100 गीगावाट न्यूक्लियर कैपेसिटी चाहता है। करंट 8 गीगावाट है। और एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 में क्या चेंजेस हुए? इंडिया ने इसमें अमेंडमेंट किए हैं टू अलाउ प्राइवेट फर्म्स टू ओन एंड ऑपरेट न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बट ओनली फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड डोमेस्टिक सप्लाई ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स यानी SMRs। यूपीएससी प्रीलिम्स रेलेवेंस। मिनरल सिक्योरिटी पार्टनरशिप MSP क्या है, इंडिया इसका मेंबर है या नहीं, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स SMRs क्या होते हैं, इंडिया का न्यूक्लियर एनर्जी टारगेट। Conclusion. India and the US are strategically aligning on energy and critical minerals to build resilient supply chains, achieve climate goals, and counter geopolitical risks. Question time. इंडिया ने 2024 में कौन सा इंपॉर्टेंट मिनरल ग्रुप ज्वाइन किया? Mineral Security Partnership, यानी MSP, एमएसपी का मेन एम क्या है? to secure critical mineral supply chains, reducing dependency on countries like China. इंडिया का 2047 तक न्यूक्लियर एनर्जी का टारगेट क्या है? 100 gigawatts. अभी सिर्फ 8 gigawatts है. It's a huge jump. स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स क्या है? ये छोटे फैक्ट्री मेड न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं जो एडवांस्ड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज यूज करते हैं। एटॉमिक एनर्जी एक्ट में अमेंडमेंट के बाद अब कौन न्यूक्लियर प्लांट्स ओन कर सकता है इंडिया में? प्राइवेट फर्म्स, लेकिन सिर्फ SMRs के मैन्युफैक्चरिंग और डोमेस्टिक सप्लाई के लिए। Great. Practice Q. Now pause and practicing. In 2024, India joined the Mineral Security Partnership to secure critical mineral supply chains. Mini recap. In short, India and the US are boosting cooperation in nuclear energy and critical minerals through initiatives like the MSP to ensure energy security. एनर्जी के बाद अब बात करते हैं डिजिटल कनेक्टिविटी की। टॉपिक नेम यूएस इंडिया सबसी केबल एजेंडा। ब्रॉड माइक्रो थीम इंडिया एंड इट्स पार्टनर्स हुक। सबसी केबल्स दुनिया का 95% डेटा कैरी करते हैं और इंडिया यूएस मिलकर इन डिजिटल हाईवेज को सिक्योर कर रहे हैं। बिल्कुल। तो डेफिनेशन, ये एक स्ट्रेटेजिक US इंडिया इनिशिएटिव है जिसका नाम है ट्रस्ट। इसका एम है सबसी केबल सिस्टम्स को बिल्ड, सिक्योर और डाइवर्सिफाई करना। इसका एग्जाम्पल ये ऐसा है जैसे दो देश मिलकर नए सुपर सिक्योर इंटरनेट हाईवेज बना रहे हैं समुद्र के नीचे, ताकि डेटा ट्रैफिक स्मूथ और सेफ रहे। Exactly. Let's discuss this. Introduction. In today's digital world, the security of subsea cables is critical for national security and economic stability. और इसका बैकग्राउंड चाइना से जुड़ा है ना? हाँ, China's growing influence in digital infrastructure, especially through its Digital Silk Road initiative, is a major concern for India and the US. कोर लॉजिक पे आते हैं। इस इनिशिएटिव का फुल फॉर्म क्या है? Trust. Technology for resilient, open and secure undersea networks and trust. और इसका एम? Trusted, secure और interoperable digital ecosystems बनाना। इंडिया के रोल को एज अ रीजनल डिजिटल हब प्रमोट करना। और ये चाइना के डिजिटल सिल्क रोड को काउंटर कैसे करता है? ये सीधा काउंटर है। ट्रस्ट को DSR के ऑल्टरनेटिव के रूप में देखा जा रहा है। यूपीएससी प्रीलिम्स रेलेवेंस। ट्रस्ट इनिशिएटिव किन देशों के बीच है? डिजिटल सिल्क रोड, DSR कौन सा देश प्रमोट कर रहा है? ये इंपॉर्टेंट है। कंक्लूजन। The Trust Initiative is a key pillar of the US-India strategic tech partnership aimed at building a secure and open digital infrastructure in the Indo-Pacific, countering China's influence. क्वेश्चन टाइम। ट्रस्ट इनिशिएटिव का फुल फॉर्म क्या है? Technology for resilient, open and secure undersea networks and trust. लंबा है, लेकिन कीवर्ड्स याद रखो। resilient, open, secure. ये इनिशिएटिव किस देश के इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए है? China's Digital Silk Road यानी DSR. दुनिया का कितना % डेटा सबसी केबल्स कैरी करते हैं? Over 95%. इंडिया में सबसी केबल्स कहाँ लैंड करते हैं? कोई 2 सिटीज बताओ। Mumbai और Chennai are the biggest hubs. ट्रस्ट का मेन गोल क्या है? To build secure and trusted digital supply chains in the Indo-Pacific. Great. Practice Q. Now pause and practice saying, the US-India Trust Initiative aims to secure subsea cable infrastructure. Mini recap. In short, the US-India Trust Initiative is designed to create a secure subsea cable network in the Indo-Pacific as a reliable alternative to China's Digital Silk Road. ट्रेड पर वापस आते हैं। A simple commodity like rice can also be a part of geopolitics. Topic name. Rice to US. Broad micro theme. India and its partners. Hook. इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा राइस एक्सपोर्टर है, लेकिन यूएस में इंडिया के सिर्फ 3% राइस एक्सपोर्ट्स जाते हैं। ये थोड़ा अजीब है, तो इसकी डेफिनेशन। ये सोर्स बताता है कि इंडिया के टोटल राइस एक्सपोर्ट्स का एक छोटा सा हिस्सा ही यूएस जाता है, जबकि इंडियन अमेरिकन वहां इंपोर्टेड राइस का 1/4 कंज्यूम करते हैं। तो कोर लॉजिक? इंडिया के टोटल राइस एक्सपोर्ट्स का सिर्फ 3% यूएस जाता है। इंडियन अमेरिकन यूएस में इंपोर्टेड राइस का 1/4 यानी 25% कंज्यूम करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? इससे एक पोटेंशियल मार्केट अपॉर्चुनिटी दिखती है जिसे एक्सप्लोर किया जा सकता है। Yep. राइट। तो इसका मिनी रिकैप है।
In short, there's a significant untapped market for Indian rice in the US, given the consumption patterns of the Indian American community. राइस एक छोटा सा पॉइंट था, लेकिन अब एक बड़े ट्रेड इशू पर चलते हैं, द इंडिया यूएस टैरिफ्स रो. टॉपिक नेम इंडिया यूएस टैरिफ्स रो एंड ट्रेड डायनामिक्स. ब्रॉड माइक्रो थीम इंडिया एंड इट्स पार्टनर्स. हुक. इंडिया ने यूएस के स्टील और एल्यूमिनियम पर लगे टैरिफ्स के बदले में कई चीजों पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगा दिया है. दिस इज अ क्लासिक ट्रेड वॉर सिनेरियो. बिल्कुल. तो डेफिनेशन, ये एक ऑनगोइंग ट्रेड डिस्प्यूट है जिसमें दोनों देश एक दूसरे के प्रोडक्ट्स पर इंपोर्ट ड्यूटीज यानी टैरिफ्स लगा रहे हैं. इसका एग्जाम्पल? ये दो दोस्तों की लड़ाई जैसा है. एक ने दूसरे की चॉकलेट ले ली तो दूसरे ने उसके बदले उसकी आइसक्रीम ले ली. एग्जैक्टली. Let's start the discussion. Introduction. Tariffs, trade deficits, and market access have been long-standing issues in the India-US trade relationship. इसका बैकग्राउंड क्या है? ये डिस्प्यूट तब शुरू हुआ जब यूएस ने नेशनल सिक्योरिटी का हवाला देकर स्टील और एल्यूमिनियम पर इंपोर्ट ड्यूटीज लगाई. कोर लॉजिक पर आते हैं. इंडिया ने रिटेलिएशन में क्या किया? इंडिया ने यूएस के 30 प्रोडक्ट्स पर रिटेलिएटरी टैरिफ्स लगाए. फॉर एग्जांपल, रेड डिलिशियस एप्पल्स पर टैरिफ 50% से बढ़ाकर 70% कर दिया. और ट्रेड डेफिसिट का आर्गुमेंट क्या है? यूएस का कहना है कि इंडिया के साथ उसका गुड्स ट्रेड डेफिसिट है, लेकिन इंडिया कहता है कि अगर सर्विसेज को इंक्लूड करें तो इंडिया का डेफिसिट है. इंडिया के जनरल टैरिफ्स के बारे में क्या? इंडिया ने मेक इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए 3500 से ज्यादा आइटम्स पर टैरिफ्स लगाए हैं. और इस सब का मैक्रो इम्पैक्ट क्या हो सकता है? GDP FY25 could fall by 0.221%. CAD could rise to 7.84% of GDP. इसमें गेम ऑफ चिकन का जिक्र है, ये क्या है? ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां दोनों रैशनल एक्टर्स नॉन कोऑपरेशन में बेस्ट पॉसिबल आउटकम चाहते हैं, लेकिन रिजल्ट दोनों के लिए बुरा होता है. 2+ डायलॉग. इंडिया के फॉरेन और डिफेंस मिनिस्टर्स यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूके के साथ ये डायलॉग करते हैं. यूपीएससी प्रीलिम्स रेलेवेंस. गेम थ्योरी, जैसे गेम ऑफ चिकन. 2+ डायलॉग पार्टनर्स. इंडियाज टॉप ट्रेडिंग पार्टनर. ये सब इंपॉर्टेंट है. कंक्लूजन. The India-US trade relationship is large and growing, but it's also fraught with challenges like tariff disputes and differing perspectives on trade balance, requiring continuous dialogue to resolve. ओके, क्रॉस क्वेश्चनिंग टाइम. इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर कौन है? The United States. गेम ऑफ चिकन का क्या मतलब है इस कॉन्टेक्स्ट में? ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां दोनों देश यानी इंडिया और यूएस टैरिफ्स लगाकर प्रेशर बना रहे हैं, ये सोचते हुए कि दूसरा देश पहले पीछे हटेगा. बट इससे दोनों को नुकसान हो सकता है. इंडिया किन देशों के साथ 2+2 डायलॉग करता है? यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया एंड यूके. इंडिया ने रिटेलिएटरी टैरिफ के तौर पर रेड डिलिशियस एप्पल्स पर कितना टैरिफ लगाया? 70%. पहले 50% था. इंडियन डायमंड एक्सपोर्टर्स अब नया मार्केट कहां देख रहे हैं? वेस्ट एशिया, specifically Jeddah in Saudi Arabia. Great. Practice cue. Now pause and practice saying. The US is India's largest trading partner, but the relationship faces challenges from tariff disputes. Mini recap. In short, the India-US trade relationship is complex, with the US being the largest partner, but significant friction existing over tariffs, market access, and trade deficit calculations. Outro. Phew, what a ride. एड्रियाटिक सी से शुरू करके हम यूरोप, यूके, मॉरिशस और फिर यूएस इंडिया के कॉम्प्लेक्स ट्रेड डायनामिक्स तक पहुंच गए. बिल्कुल. आज हमने देखा कि दुनिया कितनी इंटरकनेक्टेड है. एक देश का ट्रेड पॉलिसी डिसीजन दूसरे देश के एक्सपोर्टर्स को कैसे अफेक्ट करता है. सही बात है. एक हिस्टोरिकल डील जैसे चैगोस आइलैंड्स का ट्रांसफर इंडियन ओशन की जियोपॉलिटिक्स को कैसे बदल सकता है. एग्जैक्टली. चलिए एक क्विक रिकैप करते हैं. हमने देखा यूरोप में बुल्गारिया यूरोजोन का 21st मेंबर बन रहा है और EFT देश इंडिया में 100 बिलियन इन्वेस्ट करेंगे. हाँ. यूके के साथ इंडिया एक लैंडमार्क फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बहुत करीब है और विजन 2035 के अंडर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को हर सेक्टर में एक्सपैंड कर रहा है. और यूएस के साथ इंडिया क्रिटिकल मिनरल्स और सबसी केबल्स जैसे फ्यूचर टेक एरियाज में कोऑपरेट कर रहा है, लेकिन ट्रेड टैरिफ्स पर अभी भी मतभेद है. और यहाँ आपके लिए एक प्रोवोकेटिव थॉट छोड़कर जा रहे हैं. हमने देखा कि इंडिया, यूएस, यूके, EU सब चाइना पर अपनी डिपेंडेंसी कम करना चाहते हैं, चाहे वो क्रिटिकल मिनरल्स हो या डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर. राइट. तो सोचिए, इस ग्लोबल शिफ्ट में इंडिया के लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा और सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी क्या. इस पर जरूर सोचना. ग्रेट पॉइंट. इसके साथ ही आज की ये गहरी चर्चा यहीं समाप्त होती है. थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस. थैंक यू. अगली बार मिलेंगे एक नए सेट ऑफ सोर्सेज के साथ. तब तक कीप लर्निंग. वेलकम दोस्तों. क्या आपने कभी सोचा है कि एक स्मॉल टाउन इन यूपी का कनेक्शन मतलब सीधा न्यूयॉर्क के मार्केट से कैसे जुड़ता है, या फिर फेंटेनल जैसे सिंथेटिक ओपियोइड्स ग्लोबल क्राइसिस क्यों बन गए हैं? राइट. या आज का ये डीप डाइव टोटली माइंड ब्लोइंग होने वाला है. बिल्कुल. तो आज के लर्निंग मैप में हम 19 इनक्रेडिबल टॉपिक्स कवर करेंगे. हम स्टार्ट करेंगे यूएस ट्रेड और वीजा से, देन वील मूव इनटू लैटिन अमेरिका, अफ्रीका के मिनरल कॉन्फ्लिक्ट्स, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के ट्रेड एग्रीमेंट्स और पीएम मोदी की 5 नेशन टूर तक सब कुछ ब्रेक डाउन करेंगे. इट इज बेसिकली अ मास्टर क्लास फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स. तो चलिए शुरू करते हैं. लेट अस डाइव इन. टॉपिक नेम: यूएस एक्सपोर्ट्स, ODOP and EAU. Broad micro theme is India's global trade footprint. Right. The clear heading is Export Dynamics and Trade Agreements. बेसिकली इंडिया की ट्रेड रीच और रीजनल एग्रीमेंट्स ग्लोबल इकोनॉमी को शेप करते हैं. इमेजिन अ लोकल आर्टिसन इन बदोही. उसके बनाए कार्पेट्स आज यूएस के घरों को डेकोरेट कर रहे हैं. दैट इज द पावर ऑफ टारगेटेड एक्सपोर्ट स्कीम्स. एग्जैक्टली. फॉर द इंट्रोडक्शन, इंडियाज एक्सपोर्ट्स टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ $86.5 बिलियन स्टैंड करते हैं. बैकग्राउंड में यूपी का शेयर इन इंडियाज टोटल एक्सपोर्ट्स अराउंड 4.89% है. द कोर लॉजिक हियर इज द वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट और ODOP स्कीम लॉन्च्ड इन 2018. ये यूनिक प्रोडक्ट्स ऑफ ऑल 75 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी को प्रमोट करती हैं. बदोही कार्पेट्स कंट्रीब्यूट नियरली 60% ऑफ इंडियाज कार्पेट एक्सपोर्ट्स
टू द यूएस। बनारसी साड़ीज और मुरादाबाद ब्रासवेयर भी इंक्लूडेड हैं। राइट। यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन या ईएयू की बात करें तो इंडिया और रशिया लेड ईएयू ने ट्रेड डील नेगोशिएशंस किक स्टार्ट की हैं आफ्टर यूएस टॉक्स ब्रोक डाउन। बिकॉज एएयू का कंबाइंड जीडीपी $6.5 ट्रिलियन है। टॉक्स यूक्रेन वॉर के बाद 2022 में स्टॉल हो गई थी। रियल वर्ल्ड इम्पैक्ट एंड यूपीएससी प्रीलिम्स रेलेवेंस की बात करें तो ईएयू मेंबर्स आर क्रूशियल टू मेमोराइज। दे आर आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक और रशिया। कंक्लूजन इज ग्लोबल ट्रेड इक्वेशंस शिफ्ट हो रहे हैं और इंडिया अडेप्ट कर रहा है। लेट अस डू सम क्रॉस क्वेश्चनिंग। परफेक्ट। ओडीओपी स्कीम कब लॉन्च हुई थी? 2018 में। एग्जैक्टली। ईएयू का कंबाइंड जीडीपी कितना है? इट इज $6.5 ट्रिलियन। ईएयू के मेंबर्स कौन हैं? आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक एंड रशिया। भदोही किस चीज के लिए फेमस है? कार्पेट्स के लिए यूपी का टोटल एक्सपोर्ट शेयर कितना है? अराउंड 4.89%। नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग ईएयू इंक्लूड्स आर्मेनिया, बेलारूस, कजाकिस्तान, किर्गिज रिपब्लिक एंड रशिया। In short, trade dynamics show how local schemes like ODOP have massive international footprint. समझे? Moving on, topic name H1B and student visa, broad micro theme US immigration policies. Clear heading: Visa regulations and scrutiny. Meaning, US visa policies specific regulations impose करती हैं on foreign workers or students. एक रियल लाइफ एग्जांपल, एक इंडियन आईटी प्रोफेशनल अपना वीजा रिन्यू करवाने जाता है और अब उसकी सोशल मीडिया हिस्ट्री भी चेक होती है। स्ट्रिक्ट राइट? Very strict. Introduction: Indian students or exchange visitors applying for F, M or J visas must make their social media profiles public. बैकग्राउंड इज एम्बेसी ने एम्फेसाइज किया कि वीजा इशुएंस इज अ प्रिविलेज नॉट अ राइट, प्रायोरिटाइजिंग नेशनल सिक्योरिटी। Core logic: खास बात यह है कि एक $100,000 फी ऑन H1B visas, change of status या extension applications पर अप्लाई नहीं होगी। Indians are largest beneficiaries of H1B. H1B program 1990 में स्टार्ट हुआ for temporary employment. Initial validity up to 3 years होती है, extendable for another 3 years, making total 6 years. An annual regular cap is 65,000 visas plus 20,000 extra for master's degrees. Real world impact and UPSC prelims relevance. Note कि US government doesn't share data on the number of H1B visa holders currently in the US. Also, China ने नया K visa introduce किया है for foreign science and technology talents. Conclusion. Immigration policies are becoming highly specialized and scrutinized. Cross-questioning time. F, M और J visas किन categories के लिए हैं? F for academic students, M for vocational, J for exchange visitors. H1B visa program कब शुरू हुआ? In 1990, Total validity of H1B कितनी हो सकती है? up to 6 years, मास्टर्स डिग्री होल्डर्स के लिए कितनी एक्स्ट्रा वीजाज हैं? 20,000 visas. के वीजा किस कंट्री ने इंट्रोड्यूस किया? China ने for SciTech talents. Now pause and practice saying F is academic, M is vocational, J is exchange. In short, visa policies are tightening, demanding social media transparency while maintaining quotas. Topic name US and UNHRC, broad micro theme human rights and geopolitics. Clear heading: Sanctions and global terror designations. The dynamics between US foreign policy and United Nations human rights bodies. जब UN experts controversial statements देते हैं तो उन पर countries direct sanctions लगा सकते हैं, influencing global diplomacy. Introduction: US ने sanctions impose किए on Francesca Albanese, UN Special Rapporteur on Human Rights and Occupied Palestinian Territories. Background उनकी criticism of Israel's war in Gaza की वजह से ये हुआ. Core logic: USA ने The Resistance Front या TRF को Foreign Terrorist Organization और Specially Designated Global Terrorist declare किया. TRF is backed by Lashkar-e-Taiba और पहलगाम terror attack के लिए responsible था. UNHRC was established in 2006 by UNGA Resolution 60/251, replacing UN Commission on Human Rights. Real world impact and UPSC prelims relevance. UNHRC has 47 members elected for 3-year terms via secret ballot. Equitable geographic representation, याद रखना. 13 Africa, 13 Asia Pacific, 8 Latin America Caribbean, 7 Western Europe other, 6 Eastern Europe. Key mechanisms include universal periodic review. Conclusion: Geopolitics deeply influences human rights organizational functions. Let us do the questions. US ने किस UN expert पर sanctions लगाए? Francesca Albanese, TRF को किस ग्रुप का बैकिंग है? Lashkar-e-Taiba, UNHRC कब establish हुआ? 2006 में, UNHRC में कितने members होते हैं? 47 members, Members का term कितना होता है? 3-year terms. Now pause and practice saying UNHRC has 47 members elected for 3-year terms. In short, US sanctions on UN officials highlight the tension between national policies and international bodies. Topic name US and Diwali. Broad micro theme cultural recognition. Clear heading: Diwali as a state holiday, official state recognition of Indian cultural festivals in the US. एक Indian American family in California अब officially दिवाली पर state holiday enjoy कर सकती है. Cool ना? Introduction: California has become the third US state to designate Diwali as an official state holiday. Background: the bill titled AB 268 ये change लाया. Core logic: Indian diaspora का political और cultural influence consistently grow हो रहा है. Real world impact and UPSC prelims relevance. First US state to declare Diwali a holiday was Pennsylvania in 2024.
followed by Connecticut. Conclusion: सॉफ्ट पावर और डायस्पोरा इन्फ्लुएंस पॉलिसी चेंजेस क्रिएट करते हैं. क्वेश्चंस प्लीज. कौन सा स्टेट रिसेंटली थर्ड यूएस स्टेट बना टू रिकॉग्नाइज दिवाली? कैलिफोर्निया. कैलिफोर्निया के बिल का नाम क्या था? AB 268. फर्स्ट स्टेट टू रिकॉग्नाइज दिवाली? पेंसिल्वेनिया. पेंसिल्वेनिया ने ये किस साल किया? 2024 में. सेकंड स्टेट कौन सा था? कनेक्टिकट. नाउ पॉज एंड प्रैक्टिस सेइंग Pennsylvania, Connecticut and California recognize Diwali. In short, cultural festivals are gaining official state recognition, reflecting demographic shifts. दोस्तों, अगर आपको ये डीप डाइव पसंद आ रहा है और आप ऐसे ही एग्जाम रेलेवेंट इनसाइट्स चाहते हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक बटन हिट करें, कमेंट्स में अपने थॉट्स शेयर करें, नोटिफिकेशंस इनेबल करें और नोट्स एक्सेस करने के लिए चैनल मेंबरशिप ज्वाइन करें. आप सुपर थैंक्स भी यूज कर सकते हैं. ये हमें ऐसे ही एनर्जेटिक कंटेंट बनाने में हेल्प करता है. मूविंग ऑन. Topic name: US Hire Bill. Broad micro theme: IT sector and outsourcing policies. Clear heading: The Hire Act of 2025, a proposed US legislation designed to penalize outsourcing of jobs. Imagine a major tech company in the US suddenly paying a massive tax just to hire a software developer in Bangalore. Introduction. Hire, या Halting International Relocation of Employment Act of 2025 aims to discourage outsourcing. Core logic: ये move एक major threat है to India's $260 billion IT and ITS sectors and Global Capability Centers या GCCs. Real world impact and UPSC prelims relevance. The bill could accelerate nearshoring, मतलब work shift हो जाएगा to Canada, Colombia and Mexico to stay close to US clients. Conclusion. Protectionist policies in the US direct threat pose करती हैं to globalized IT service models. Ready for questions? Ready. Hire का full form क्या है? Halting International Relocation of Employment Act. कितना excise tax propose किया गया है? 25% excise tax. इंडिया के IT सेक्टर की वर्थ कितनी मेंशन्ड है? $260 billion. GCCs का क्या मतलब है? Global Capability Centers. नियर शोरिंग किन कंट्रीज की तरफ बढ़ सकती है? Canada, Colombia and Mexico. Now pause and practice saying Hire Act proposes a 25% excise tax on outsourcing. In short, US Hire Bill outsourcing को penalize करके nearshoring promote करता है, hurting India's IT sector. Next. Topic name: US and Latin America. Broad micro theme: Geopolitical interventions. Clear heading: Historical and modern interventions. The legacy of US interference in Latin American countries. Millions of Venezuelans fleeing their country via the dangerous Darien Gap jungle बता रहा है real human cost of geopolitical instability. Introduction: US strikes on boats in Caribbean waters destabilize the region. Background: historical pattern of CIA interventions याद रखना. 1954 coup in Guatemala, Bay of Pigs disaster in Cuba, 1973 coup in Chile, where President Salvador Allende died, or Contra wars in Nicaragua in the 1980s. Core logic: millions of Venezuelans flee, many crossing Colombia, the Darien Gap, which is the jungle connecting Panama and Colombia, and Mexico to reach the US. Real-world impact and UPSC prelims relevance. Trump's true motive is reportedly to control Venezuela's massive petroleum reserves or natural gas deposits. Conclusion: resource control historically or presently US foreign policy को drive करता है in Latin America. Let us test this. 1954 coup कहाँ हुआ था? Guatemala में. Bay of Pigs disaster किस country से related है? Cuba से. 1973 coup में किस president की death हुई थी? Salvador Allende of Chile. Darien Gap किन दो countries को connect करता है? Panama and Colombia. Contra wars किस decade और country में हुए? 1980s in Nicaragua. Now pause and practice saying Darien Gap connects Panama and Colombia. In short, US historical interventions in Latin America are deeply tied to regime change and resource control. Topic name: US and Venezuela. Broad micro theme: oil reserves and OPEC dynamics. Clear heading: Resource, geopolitics and OPEC, Venezuela के massive oil reserves और उस पर US interventions की complex story. वेनेजुएला के पास दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल है बट निकालने के लिए टेक नहीं है. Imagine owning a gold mine but having no shovels. Introduction: Puerto Rico, a US territory, hosts F-35 fighter jets and MQ-9 Reaper drones close to Venezuela. US flew supersonic B-1 Lancer bombers. Background: Venezuela is used as a transit route for drug traffickers from Colombia, source of most cocaine. US actions recall the 1823 Monroe Doctrine, warning European powers against intervention in the Americas. Core logic: before seizing the skipper vessel, US conducted strikes in Caribbean waters, alleging subsidized oil shipment to Cuba. Venezuela has largest proven crude oil reserves globally at 303 billion barrels. But it requires specialized technology as it is extra heavy crude. Venezuela's share of global oil exports fell from over 4% in 1990s to about 0.35% in 2023. Real-world impact and UPSC prelims relevance. OPEC was founded in 1960 in Baghdad, HQ in Vienna. 5 founders were Iran, Iraq, Kuwait, Saudi Arabia, Venezuela. OPEC Plus formed in 2016 with 10 non-OPEC countries. Angola withdrew, currently 12 members. Conclusion: geopolitics deeply cripples resource-rich nations lacking extraction tech and facing sanctions. Let us do the memory check. Monroe Doctrine किस साल establish हुआ? 1823 में. Largest proven crude oil reserves किस country में है? Venezuela, 303 billion barrels. वेनेजुएला का oil किस type का है? Extra heavy crude. OPEC कहाँ और कब found हुआ? Baghdad Conference in 1960. कौन सी country recently OPEC से withdraw हुई? Angola.
Now pause and practice saying OPEC was founded in 1960 in Baghdad. In short, Venezuela's massive extra-heavy crude reserves are tangled in US sanctions and OPEC politics. Topic name, cashless bail. Broad micro theme, criminal justice reforms. Clear heading, parole, furlough, and bail systems, different types of prison release mechanisms or bail structures in the legal system. Introduction. Trump signed an executive order targeting cashless bail in the United States. Background. Furlough and parole are conditional releases subject to good behavior. Logic. Furlough में sentence continues to run. Example, a 10-year sentence with 30 days furlough results in 9 years, 11 months in prison. It is typically for long-term prisoners to prevent solitude. Paroles are granted for short-term imprisonment due to specific exigencies like illness. Real-world impact and UPSC prelims relevance. Types of bail are important. Cash deposits are returned at trial end. Bond means accused agrees to bail terms. PR bond or personal reconnaissance is when courts allow release without cash immediately. Bail bond involves a surety from a third party. Conclusion, legal systems use these mechanisms to balance justice with prison management. Cross questions now. फर्लो और पैरोल में बेसिक डिफरेंस क्या है? फर्लो में सेंटेंस रन करता रहता है, पैरोल में नहीं. फर्लो मेनली किन प्रिजनर्स को मिलता है? Long term prisoners for family ties. पैरोल किन सिचुएशंस में दी जाती है? Specific exigencies like illness. पीआर बॉन्ड का फुल फॉर्म क्या है? Personal reconnaissance bond. बेल बॉन्ड में थर्ड पार्टी को क्या कहते हैं? A surety. Now, pause and practice saying furlough counts towards the total prison sentence. In short, furlough maintains the prison sentence clock, while bail types vary based on financial security. Topic name, fentanyl. Broad micro theme, global illicit drug crisis. Clear heading, the threat of synthetic opioids. Fentanyl एक highly potent synthetic opioid है जो global health crisis create कर रहा है. Just 2 milligrams of fentanyl, जो एक छोटी salt की चुटकी के बराबर होता है, fatal हो सकता है. Very dangerous. Introduction, Majors list, US identified 23 countries as significant sources or transit sites, including India, Pakistan, China, Bolivia, Myanmar, Colombia, Venezuela, and Afghanistan. Background. Fentanyl first developed in the 1960s for medical pain management. Core logic, it is 50 times more potent than heroin. It acts on nerve cells controlling breathing, leading to hypoventilation. Naloxone, a mu-opioid separator antagonist, can reverse overdose effects quickly. Unlike heroin, which is plant-derived, fentanyl is synthetic. Key precursors are NPPR and 4-NPP. Real-world impact and UPSC prelims relevance. Precursors have legitimate industrial and pharmaceutical uses, making regulation extremely difficult. Conclusion, synthetic drug regulation needs chemical-level tracking, not just border security. Time for questions. Majors list US में कितनी countries identified है? 23 countries, including India. Fentanyl heroin से कितना times potent है? 50 times more potent. Fentanyl का fatal dose कितना है? Just 2 milligrams. Overdose reverse करने के लिए कौन सी drug use होती है? Naloxone. Fentanyl के key precursors कौन से हैं? NPP and 4-ANPP. Now, pause and practice saying naloxone reverses fentanyl overdose by acting as an antagonist. In short, fentanyl is a deadly, purely synthetic opioid relying on dual-use chemical precursors. Topic name, G2. Broad micro theme, bilateral power equations. Clear heading, the US-China club concept. G2 एक theoretical concept है to describe the exclusive geopolitical duopoly of US and China. सोचो वर्ल्ड की टॉप 2 इकोनॉमीज अगर एक एक्सक्लूसिव क्लब बना लें तो डिक्टेट ग्लोबल टर्म्स वही आइडिया G2 का था. Introduction, G2 idea was floated around the 2009 summit between Obama and Chinese President Hu Jintao. Background, the term was first coined in 2005 by C. Fred Bergston. Core logic, उन्होंने लिखा था कि amid changing power equations, US needed to cultivate key bilateral relationships. EU for macroeconomic issues, China for global growth and exchange rates, Japan for trade and countering China, and Saudi Arabia for energy. Real-world impact and UPSC prelims relevance, understanding these designated roles is key for IR. Conclusion, global multipolarity ने G2 के practical application को complex बना दिया है. Let us test the facts. G2 concept सबसे पहले किसने कॉइन किया? C. Fred Buxton in 2005. ये आइडिया किस समिट के अराउंड पॉपुलर हुआ? 2009 Obama Hu Jintao summit. C. Fred Bergston ने EU को किस रोल के लिए हाईलाइट किया? Macroeconomic and monetary issues. जापान का रोल क्या डिफाइन किया गया था? Trade and countering China's rise. Saudi Arabia was cultivated for what? For energy. Now pause and practice saying G2 was coined by C. Fred Bergston in 2005. In short, G2 reflects the strategic prioritization of bilateral ties based on specific global sectors. Topic name, defense ties. Broad micro theme, India, US and multilateral security. Clear heading, strategic military frameworks. इंडिया की डिफेंस पार्टनरशिप्स थ्रू वेरियस एग्रीमेंट्स एंड प्लेटफॉर्म्स. जब इंडिया और यूएस एक एग्रीमेंट साइन करते हैं लाइक सोसा तो एक दूसरे को क्राइसिस में डिफेंस गुड्स की सप्लाई की गारंटी मिलती है. इंट्रोडक्शन, India and US unveiled a 10-year defense framework in Kuala Lumpur at the 12th ADMM+. Background, built on the 2013 Joint Principles and 2016 Major Defense Partner Recognition. Both launched the Compact Initiative. Core logic, Security of Supply Arrangement, or SOSA, promotes national defense priority support and it is legally non-binding. ADMM Plus includes ASEAN plus 8 dialogue partners. India became a partner in 1992. Inaugural ADMM Plus was in Hanoi in 2010. Also, public sector refiners signed a 1-year deal for American LPG.
India is third largest crude oil consumer, 88% import dependency. US is fifth largest supplier of crude and second largest of LNG to India. US approved Excalibur guided artillery and Javelin missile systems to India. India-US signed LEMOA in 2016, COMCASA in 2018, and BECA in 2020. Real-world impact and UPSC prelims relevance. Javelin is a medium-range, fire-and-forget missile. ADMM plus members and foundational agreements are highly critical. Conclusion. Defense ties are transitioning from buyer-seller to strategic technological partnerships. Questions. 12th ADMM plus कहाँ हुई? Kuala Lumpur, Malaysia. SOSA legally binding है या नहीं? It is legally non-binding. इंडिया एशियान का डायलॉग पार्टनर कब बना? 1992 में. इनॉग्रल ADM प्लस कब और कहाँ हुई? 2010 in Hanoi, Vietnam. फाउंडेशनल अग्रीमेंट्स का क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या है? LEMOA in 2016, COMCASA in 2018, BECA in 2020. Now pause and practice saying LEMOA in 2016, COMCASA in 2018, BECA in 2020. In short, India's defense ecosystem is heavily integrated with US and ASEAN frameworks. Topic name, nuclear weapons testing. Broad micro theme, global arms control. Clear heading, the resurgence of nuclear testing, the shifting landscape of nuclear treaties or testing bans. Decades तक अंडरग्राउंड टेस्ट्स बंद थे, बट अब जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से टेस्ट साइट्स जैसे लोपनूर फिर से एक्टिव लग रही हैं. Introduction. US President announced US would resume nuclear weapons testing. Background: major nuclear powers observed a moratorium on detonation tests since the 1990s, except North Korea. Last tests: Russia 1990, US 1992, China 1996. Core logic. 1963, Partial Test Ban Treaty, or PTBT, ban tests in atmosphere, outer space, and underwater. Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty, CTBT, adopted in 1996, never entered into force. US and China signed but never ratified. Russia ratified but withdrew in 2023. India, Pakistan, North Korea neither signed nor ratified. New START Treaty expires Feb 2026. Subcritical tests involve plutonium-239 without triggering a chain reaction. Unarmed Minuteman III ICBM launched in California. Real-world impact and UPSC prelims relevance. China's Lop-Nur site, first test 1964, is feared to cause a domino effect. Warheads: Russia 4,309, US 3,700, China over 1,000. Conclusion. The global nuclear non-proliferation architecture is severely weakening. Time for the memory check. PTBT किस साल आई थी? 1963. होगी? February 2026. Subcritical tests में कौन सा element use होता है? Plutonium-239. Now pause and practice, saying India, Pakistan and North Korea never signed the CTBT. In short, treaties like CTBT and New START are collapsing, prompting a potential new nuclear testing race. Topic name: US travel ban. Broad micro theme: immigration and national security. Clear heading, travel restrictions and exemptions. Specific nations पर travel ban based on security concerns. एक एथलीट जिसके कंट्री पर ट्रैवल बैन है वो फिर भी 2028 ओलंपिक्स के लिए यूएस जा सकेगा? एग्जेम्पशन है ना? Introduction. US signed a new travel ban targeting 12 countries. Background reason given is national security concerns. Applies to nationals of Afghanistan, Myanmar, Chad, DRC, Equatorial Guinea, Eritrea, Haiti, Iran, Libya, Somalia, Sudan and Yemen. Core logic. A partial ban was imposed on Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan, and Venezuela. Real-world impact and UPSC prelims relevance. The ban does not apply to athletes participating in 2026 FIFA World Cup or 2028 LA Olympics. Conclusion. Exemptions दिखाते हैं कि soft power and international events supersede blanket bans. Let us recap this. US travel ban कितनी कंट्रीज को फुल्ली टारगेट करता है? 12 countries को. किस बेसिस पर यह बैन लगाया गया? National security concerns. पार्शियल बैन कितनी कंट्रीज पर है? 7 countries पर, like Cuba, Venezuela. क्या ये बैन एथलीट्स पर अप्लाई होता है? नहीं, it does not apply. एथलीट्स किन स्पेसिफिक इवेंट्स के लिए एग्जेम्प्ट है? 2026 FIFA World Cup and 2028 LA Olympics. Now pause and practice saying athletes for 2026 FIFA and 2028 LA Olympics are exempt from the travel ban. In short, US targeted 12 countries for a travel ban but carved out exemptions for mega sporting events. Topic name: Canada. Broad micro theme: trade, taxes and diaspora laws. Clear heading, bilateral agreements and policy shifts. इंडिया और कनाडा के बीच ट्रेड और कनाडा के इंटरनल पॉलिसी चेंजेस. एक इंडियन स्टूडेंट जो कनाडा में पढ़ रहा है और बाद में वही सेटल हो जाए, उसके बच्चों की सिटीजनशिप अब C3 बिल से अफेक्ट होगी. Introduction. Bilateral trade between India and Canada stood at $8.6 billion in 2024. Background: 10 rounds of early progress trade agreement or EPTA negotiations have been held. Core Logic Canada hosts 16 lakh people of Indian origin, 3% of its population. 4.27 lakh Indian students studying there in 2023. Canada scrapped its 3% digital services tax, DST, on revenue above $20 million per year, saving US tech giants $2.7 billion. Canada passed Bill C3, amending citizenship by descent laws. First generation limit from 2009 is amended, allowing parents born or adopted abroad to pass citizenship if there is a substantial connection. Real-world impact and UPSC prelims relevance. Canada is the second largest trading partner of the US. Conclusion: Canada is tweaking its economic and demographic laws to balance global relations.
Questions. एप्टा का फुल फॉर्म क्या है? Early Progress Trade Agreement. कनाडा ने कौन सा टैक्स रिसेंटली स्क्रैप किया? 3% digital services tax. US tech giants like Google, Meta. बिल C3 किस इशू से रिलेटेड है? Citizenship by dissent laws. बिल C3 पास होने के लिए कौन सी कंडीशन जरूरी है? Substantial connection to Canada. Now pause and practice saying Bill C3 amends citizenship by descent laws in Canada. In short, Canada's trade negotiations, scraping of DST, and new citizenship laws directly impact the Indian diaspora and US tech. Topic name Paraguay. Broad micro theme South American engagements. Clear heading. Expanding footprint in Mercosur. India's strategic partnership with Paraguay and the Mercosur bloc. पैराग्वे के नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सेस करना इंडिया की ग्रोइंग इंडस्ट्रियल इकोनॉमी के लिए एक लाइफलाइन बन सकता है. Introduction. PM welcomed Paraguay president and highlighted Mercosur as a platform for cooperation. Background: India-Paraguay diplomatic ties date back to 1961. Embassy opened in Asuncion in 2022. Core logic. India and Mercosur have a preferential trade agreement, PTA, signed in 2004. Mercosur, founded in 1991, consists of Argentina, Brazil, Paraguay, and Uruguay. Venezuela was suspended indefinitely in 2016. Bolivia became a full member in 2024. Real-world impact and UPSC prelims relevance. Mercosur is one of the world's largest economic blocs, larger than Pacific Alliance, with GDP of $2.8 trillion. In 2024, Mercosur made progress toward a trade agreement with the UAE and China. Conclusion. India is actively pursuing raw materials and new markets in Latin America through established blocs. Let us test your memory. इंडिया-पैराग्वे डिप्लोमैटिक टाइज कब शुरू हुए? In 1961, इंडिया ने असुंसियोन विलेम्बसी कब खोली? 2022 में, मर्कसूर कब एस्टैब्लिश हुआ था? 1991 में, मर्कसूर के फाउंडिंग मेंबर्स कौन हैं? अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे एंड यूरुग्वे. कौन सी कंट्री रिसेंटली 2024 में फुल मेंबर बनी? बोलिविया. Now, pause and practice saying Mercosur includes Argentina, Brazil, Paraguay, Uruguay, and now Bolivia. in short, strategic ties with Paraguay open doors to the massive Mercosur economic bloc for India. Topic name Australia. Broad micro theme Clean energy and defense dynamics. Clear? Heading, strategic and energy partnerships. India और ऑस्ट्रेलिया का क्लीन एनर्जी और डिफेंस इंटीग्रेशन. सोचो, दोनों कंट्रीज मिलकर मैसिव सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट्स बनाएं और पैरेलली ओशंस में एडवांस सबमरीन्स डिप्लॉय करें. Introduction, India Australia Renewable Energy Partnership, REP, launched in 2024. Background: India pledged to reach 500 gigawatts non-fossil capacity by 2030, currently 280 gigawatts from solar. Australia has set a target to reduce emissions 62 to 70% below 2005 levels by 2035. Core logic, China dominates global clean energy transition, refining over 90% rare earths. Australia is a leading producer of lithium. Defense ties feature welcome to country aboriginal ceremony. Joint exercises include AustraHind, AUSINDEX, Pitch Black, and Malabar. MLSA, Mutual Logistics Support Agreement, fosters interoperability. Australia bans social media access for users under 16 under the Online Safety Amendment Act 2024. Real-world impact and UPC prelims relevance. Remember P-8A, Poseidon, MQ-4C Triton, and Ghost Shark autonomous submarine. And Indo-Pacific security. Questions time. REP partnership कब लॉन्च हुई? In 2024, इंडिया का 2030 तक नॉन फॉसिल कैपेसिटी टारगेट क्या है? 500 gigawatts. ऑस्ट्रेलिया किस रिसोर्स का लीडिंग प्रोड्यूसर है? Lithium का. वेलकम टू कंट्री सेरेमनी किन लोगों की है? Traditional aboriginal peoples की. ऑस्ट्रेलिया ने सोशल मीडिया किस एज तक बैन किया है? For users under 16. Now pause and practice saying joint exercises include AustraHind, AUSINDEX, Pitch Black, and Malabar. In short, Australia offers a dual advantage of critical rare earths for energy and deep maritime defense cooperation. Topic name New Zealand. Broad micro theme Free trade agreements. Clear heading, economic diplomacy and FTAs. India और न्यूजीलैंड के बीच path breaking free trade agreement. आपके लोकल सुपरमार्केट में soon cheaper kiwi fruits मिल सकते हैं because of zero duty trade. Introduction. New Zealand will levy zero duty on 100% of India's exports. Background: India will relax tariffs on 95% of imports from New Zealand. Core logic. New Zealand committed to invest $20 billion in India by 2030, including firm clawback mechanisms. FTI is aimed at still mobility and services. First time NZ agreed to facilitate trade in Ayurveda, yoga and traditional medicines. India refused market access to dairy and agricultural products to protect domestic farmers. Special emphasis on exotic fruits like kiwi fruit, apples and honey. Real world impact and UPSC prelims relevance. Indian diaspora in NZ is 5%. This is one of the first FTAs negotiated entirely by a women-led team. Conclusion. Selective market access protects local farmers while boosting modern services and FDI. Let us test this. न्यूजीलैंड इंडिया के एक्सपोर्ट्स पर कितना ड्यूटी लगाएगा? Zero duty on 100% exports. न्यूजीलैंड ने कितने FDI का कमिटमेंट दिया है? $20 billion by 2030. इंडिया ने किन प्रोडक्ट्स के लिए मार्केट एक्सेस रिफ्यूज किया? Dairy and agricultural products. कौन सी ट्रेडिशनल सर्विसेज को NZ में एंट्री मिलेगी? Ayurveda and yoga.
इस FTA की एक यूनिक नेगोशिएटिंग फीचर क्या थी? It was negotiated entirely by a women's led team. Now pause and practice saying. India refused market access for New Zealand dairy products. In short, the NZ-FTA is a massive win for Indian services and exports while safely shielding the domestic dairy sector. Topic name Pacific Islands. Broad micro theme Strategic Island Engagements. Clear heading FIPIC and Maritime Influence. India's focus on the geographically crucial Pacific Island countries. एक स्मॉल आइलैंड नेशन फिजी, जहां 37% पॉपुलेशन इंडियन ओरिजिन की है, एक्चुअली इंडिया की एक्ट ईस्ट पॉलिसी का एक मेजर एंकर बन गया है। Introduction. Fijian PM visited India, highlighting the FIPIC, Forum for India-Pacific Islands Cooperation. Background: IPS cluster of 14 island nations in the southwestern Pacific, like Cook Islands, Fiji, Kiribati. Core logic. FIPIC is launched under the Act East policy. Of the 14 PICs, Fiji and PNG have largest populations and influence. India's engagement focuses on diaspora, about 37% of Fiji's population and 3,000 Indians in PNG. Real-world impact and UPSC prelims relevance. First FIPIC summit was hosted by PM Modi in Suva, Fiji in 2014. Conclusion. Small island states hold massive maritime strategic value in the Indo-Pacific strategy. Questions, please. FIPIC का full form क्या है? Forum for India-Pacific Islands Cooperation. PICS में कितनी island nations हैं? 14 island nations. First FIPIC summit कब और कहाँ हुई थी? In 2014, Suva, Fiji में. फिजी की कितनी पॉपुलेशन इंडियन डायस्पोरा है? About 37%. FIPIC किस मेजर इंडियन फॉरेन पॉलिसी का पार्ट है? Act East policy का. Now pause and practice saying FIPIC includes 14 Pacific Island nations under the Act East policy. In short, cultural links and strategic geography make PICS vital partners in India's broader Indo-Pacific vision. Last one. Topic name Africa, broad micro theme minerals, defense and PM store. Clear heading Strategic depths in Africa and Latin America. African conflicts over resources, solar initiatives, and major diplomatic tours. आपके स्मार्टफोन की बैटरी का कोबाल्ट मोस्टली DRC से आता है, जहां इसके कंट्रोल के लिए लोकल रिबेलियंस चल रहे हैं। Introduction. Conflict in eastern DRC features US brokered peace agreement and Doha ceasefire. However, M23 resumed offensive. Background: DRC holds 70% of global cobalt reserves. Great Lakes region has vast resources. M23 is a Tutsi-led rebel group named after a failed peace agreement. Traces back to 1994 Rwandan genocide. Core logic. Defense Minister visited Morocco to inaugurate India's first overseas defense manufacturing facility by Tata Advanced Systems. Solar schemes like PM Kusum and PM Surya Ghar showcased via International Solar Alliance. PM Modi's 5-nation tour included Brazil for BRICS 2026 and Grand Collar of Southern Cross Argentina, Ghana as a vaccine hub, and Companion of the Order Trinidad and Tobago focusing on OCI cards for 6th Gen Girmitia community. Real-world impact and UPSC prelims relevance. UNESCO declared August 23 as International Day for Remembrance of Slave Trade. Indentured servitude from India began in 1834. Conclusion. Africa and Latin America are central to resource security, soft power, and emerging multipolar diplomacy. Final set of questions. DRC कितना % ग्लोबल कोबाल्ट प्रोड्यूस करता है? 70%. M23 किस कंट्री में रेबल ग्रुप है? DRC में. इंडिया की फर्स्ट ओवरसीज डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी कहाँ खुली? मोरक्को में by Tata. PM मोदी को किस कंट्री से ग्रांड कॉलर अवार्ड मिला? ब्राजील से. इंडेंचर्ड सर्विट्यूड कब शुरू हुई थी? 1834 में. Now pause and practice saying DRC holds 70% of global cobalt reserves. In short, Africa and Latin America are central to resource security, soft power, and emerging multipolar diplomacy. दोस्तों, आज हमने एक लंबा और डिटेल्ड सफर किया है। रिकैप करते हैं। We covered the broad micro theme of navigating complex multipolar challenges. Yes. For India's global trade footprint, we looked at ODOP और EAU की evolving realities. For US immigration and security, हमने H-1B nuances, UNHRC sanctions और travel ban समझे. For global illicit drug crisis, we discussed fentanyl का lethal synthetic nature. So defense and nuclear dynamics, we covered SOS, ADMM+, और crumbling CTBT framework. And finally, for trade and diplomacy, Australia की clean energy pacts, NZ का FTA और PM मोदी की pivotal tours. सोचना इस बारे में, जब ग्लोबल सप्लाई चेन्स जैसे DRC का कोबाल्ट या वेनेजुएला का ऑयल, लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स और US पॉलिसी से इतनी डीपली कंट्रोल्ड हैं, तो क्या आने वाले टाइम में इंडिपेंडेंस का असली मतलब सिर्फ मिलिट्री पावर होगा या प्योरली टेक्नोलॉजिकल और रिसोर्स सेल्फ रिलायंस? अपने आंसर सोचिए। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग दिस मेगा सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट डीप डाइव में। कीप लर्निंग दोस्तों।